रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट्स की, इंडिविजुअल स्टॉक्स की और एक स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आएंगे। एक बेसिक टेक्सचर समझते हैं मार्केट का आज और एक फ्लैट शुरुआत के बाद अब फाइनली मार्केट में थोड़ा सा एक जोश, हालांकि अभी भी थोड़ा सा 19,600 के हम आसपास ही हैं, लेकिन हाईएस्ट लेवल पर आईटी आज क्लियरली सेक्टर ऑफ द डे आईटी और उसके साथ फार्मा, तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स ने आज एक फ़ायदा पहुंचाया। उसका एक कारण शायद ये भी है कि बैंकों के अर्निंग्स थोड़ी ख़राब रही हैं, तो मार्केट का शायद कुछ टाइम के लिए एक सेक्टर रोटेशन का ध्यान है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अच्छी आउट परफॉर्मेंस है। तो देखते हैं अभी के लिए। ओवरऑल दिन अभी भी अच्छा ही रहा है क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमने आज ग्रीन में स्पेंड किया है और कल की रेंज से ऊपर ही स्पेंड किया है, फ्राइडे की रेंज से, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। हर्षा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। तो थोड़ी सी सॉफ्ट शुरुआत हो रही है इस हफ्ते की, लेकिन एक इवेंटफुल हफ्ता। कॉन्फिडेंस लौटेगी या नहीं? कॉन्फिडेंस आ चुका है वापस। उसका 2 दिन कारण है। एक तो आज का लो जो है 19,524 आज था, वो पिछले 2 दिन का हाई है 19,537 और 19,538 हमारे पिछले 2 दिन के हाई थे। और 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के अब हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 10 डे के ऑलमोस्ट ऊपर है, वो 19,600 पर है। 20 डे के तो ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव है। और अब 19,600 के ऊपर अगर हम बंद हो गए तो फिर वो कॉन्फिडेंस अच्छे से लौटेगा हमारा। और बाजार ने एक इंडिकेशन दिए है कि वो जो टाइम करेक्शन, मार्केट ने बेसिकली टाइम करेक्शन नहीं किया, प्राइस करेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। अगर आप देखें हाई से हम 400 पॉइंट नीचे हैं कुल मिलाकर, तो उस 400 पॉइंट में 2% को आप करेक्शन नहीं बोलते हैं, तो वो कंसोलिडेशन है। तो वो मेरे ख्याल से एक इंडिकेशन दिए कि शायद अब आपकी वो कंसोलिडेशन खत्म हो रही है। स्ट्रैटेजी अब बहुत सिंपल है, अब आप लॉन्ग रहे मार्केट में और आज का लो 19,524 उसका एक स्टॉप लॉस लगा दे, एक बहुत सिंपल अप्रोच है। मैं लेकिन एक चीज़ जो स्पेशल फोकस करना चाह रहा था वो ये कि मार्केट में इस समय सेक्टर रोटेशन है बहुत ज़बरदस्त। आप अगर देखें बैंक्स टायर आउट कर रहे हैं बैंक निफ्टी पे, इसलिए मैंने आज स्ट्रैटेजी भी नहीं दी क्योंकि बैंक निफ्टी में इस समय कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, कोई मतलब नहीं है बैंक निफ्टी में। देखिए इस तरीके के इंडेक्स में आप ज़बरदस्ती कोई लेवल दे दें, उनका कोई मतलब नहीं है, किसी का पैसा नहीं बनेगा, इसलिए बैंक निफ्टी में आज मैं स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जो मैं आज बात कहने वाला हूँ वो ये कि अगर आप फार्मा सेक्टर देखें या आईटी सेक्टर देखें, खासतौर से फार्मा, एक चीज़ जो क्लियर हो गई है कि अब आपके पास एक एटलीस्ट सेक्टोरल स्ट्रेंथ है। अब आपको पता है कि आपको कहाँ बाय करना है। यहाँ पर जब भी आपको डिप मिले, जहाँ भी डिक्लाइन मिले, वहाँ पर बाय करें। और आईटी ने भी एक इंडिकेशन दिया है कि एक पिछले क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर में आईटी ने भी एक हायर बॉटम बनाया है, निफ्टी आईटी ने। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। फिर से अब हम 30,000 के कंफर्टेबली ऊपर निफ्टी आईटी में। तो मेरे ख्याल से अब इस समय जो 2 सेक्टर चल रहे हैं वो है आईटी और फार्मा, और मुझे लग रहा है कि यहीं पर अगले कुछ दिनों में आपको मूव लेने होंगे। बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। अब ऑब्वियसली बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा तो निफ्टी का भी चलना मुश्किल है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पर या जो 2-3 सेक्टर मैंने मेंशन किए उन पर फोकस कर लें। फिर तो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक पर ध्यान दीजिए। निफ्टी बैंक से थोड़ा सा वन हार्म डिस्टेंस या फिर ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर हमने देखा है कुछ निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। वीरू, गुड आफ्टरनून। बताइए सेटअप वायदे बाजार के लिहाज से क्या दिख रहा है? जी गुड आफ्टरनून हर्षता, गुड आफ्टरनून अनुज। कुछ स्टॉक्स को देखें, हाँ बैंकिंग में नो डाउट अबाउट दैट कि अभी कोई एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं है। अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स ढूंढना चाहें, चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के हों, कोई भी स्टॉक इस वक्त एक बहुत डिसाइसिव लॉन्ग लेके नहीं बैठा है, तो वो रिक्वायर्ड फोर्स 45,000 के लेवल के नीचे स्टॉक फ्यूचर्स में नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप कुछ स्टॉक फ्यूचर्स को देखें जहाँ पे शॉर्टिंग हुई है, उसमें एसबीआई ने शुक्रवार का लो जब वॉलेट किया तो स्पेशली मैं इसमें जो ऑप्शन एक्टिविटी देख रहा था वो काफ़ी ख़राब थी। एसबीआई में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, 6.8%, आरबीएल बैंक 2.8% और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 3% का बिल्डअप यहाँ पर। बैंकिंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, शॉर्ट साइड पर एसबीआई ने डोमिनेट किया है। आईटी में अगर जाएँ तो यहाँ पर आईटी में अच्छी खासी बाइंग नजर आई, और अगर आप आईटी स्पेस में देखें तो यहाँ पर कोफोर्ज मिड कैप आईटी में एक सब्सटेंशियल ओआई एडिशन था। यहाँ पे एलटीटीएस में करीब 4.6%, परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में 3.5% और विप्रो में करीब 2.8% का बिल्डअप। आईटी में अच्छा प्राइस एक्शन था, ऑप्शन एक्टिविटी अच्छी थी और अच्छे ओआई एडिशंस थे। उसके बाद अगर मैं थोड़ा फाइनेंस स्पेस में जाऊँ, यहाँ पे कुछ लॉन्ग्स विजिबल थे। आईसीआईसीआई जेएम में खबर का इम्पैक्ट था और करीब 10% का बिल्डअप। बाकी पीएफसी आरएसी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कर रहा है। आज सुबह का पहला ट्रेड था, आज सचिन का आरईसी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप 4.3% का, पीएफसी में करीब 5.2% का। उसके बाद फार्मा स्पेस में इसमें वाइल्ड ओआई एडिशंस से कोई थकान का इंडिकेशंस नहीं है। आप इस वक्त देखिए इप्का लैब 13.4%, ल्यूपिन 9.8%, सिंजन 6.8%, एट ऑल टाइम हाई से प्लस 7.4%, दिवीज लैब करीब 5.5%, ह्यूज बिल्डअप। और कुछ स्पेस जहां पे लॉन्ग बिल्डअप है उसमें
पीआई इंडस्ट्रीज में, एबीबी में, लेकिन शॉर्टिंग हुई है आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में और कमेंट्स में करीब 8.5% बिल्डअप। हर्षदा। जी हाँ, तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहाँ पर तेजी मंदी दोनों आपको दिखाई देगी। तो गेनर्स के साथ शुरुआत करते हैं। कंस्ट्रक्टिंग मार्केट का टिक जो है वो तेजी में है। एमएनएम आज का आउट परफॉर्मर, मैनेजमेंट कमेंट्री और ब्रोकरेजेस ने थम्स अप जो दिया है, स्टॉक 4% के गेन्स पर। वहीं गुजरात गैस में भी एक मूव आता हुआ 2.5% का। फार्मा कंपनियों में आज औरो फार्मा की बारी है और एचडीएफसी एएमसी में हम देख रहे हैं अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले, करीब 2.25% तक का इजाफा। लेकिन नतीजों के बाद एबी फैशन एंड रिटेल दरअसल फ्राइडे से ही पिट रहा है। आज 4.5% का नुकसान। इंडिया सीमेंट, रैमको सीमेंट नंबर से बाजार खुश नहीं, तो वहां पर 3% के कट्स। और ब्रिटानिया में भी हमने देखा है ना मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी, ना रिजल्ट्स अच्छे, और वो स्टॉक आज करीब 3% करेक्ट होता हुआ 46.51 के लेवल्स पर आ चुका है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है आज सेल और गेन्स साफ तौर से बनते दिखाई दिए हैं। अब ऐसे में हमारे जानकार आपको क्या राय देंगे, कहां तेजी करनी, क्या मंदी, उन्हीं से सीधे पूछते हैं। फंडामेंटल्स पर शरद अवस्थी हमारे साथ है, टेक्निकल पैनल में प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, विकास सालुंखे और राजेश पालविया हैं। 220 पर आज पराग मिल्क फूड के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक्षाली शाह जुड़ेंगी हमारे साथ। 2:30 बजे फिर फोकस में आएगा पेटीएम का स्टॉक। यहाँ पर आज जो 8-9% की तेजी हुई, उसके पीछे एग्जैक्ट ट्रिगर्स क्या है और इसे कैसे पढ़ना चाहिए, उस पर करेंगे बातचीत। फिर 240 पर हरोस की तरह 4 का चौका लेकर आएंगे। सस्ता ऑप्शन जानेंगे राजेश पालविया से। राजेश सातपुते बताएंगे आपको एफएनओ का सुपरस्टार। मानस जायसवाल देंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडाक्स के लिए बात होगी शरद अवस्थी से। 245 पर फोकस कल आने वाले नतीजों पर। तो अदानी पोर्ट, कोल इंडिया, हिंडाल्को, सीमेंस, इन सब के Q1 नंबर्स कैसे रह सकते हैं, इस पर एक प्रीव्यू लेंगे सुमित से। और 250 पर ऑफ कोर्स जोड़ेंगे मार्सिलियस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन को बिग मार्केट वॉइस में। साथ ही साथ फिर 3 बजे फोकस जाएगा डीलिंग रूम के एक्शन पर और लेकर आएंगे आपके लिए STBT या BTST ट्रेड्स और क्लोजिंग की स्ट्रैटेजीज भी। ओके, चलिए अब फिर स्ट्रैटेजी लेना शुरू करते हैं। और देखिए अगेन मार्केट में दिक्कत यही है कि वो टिक नहीं पा रहा वो लेवल। और एक पहिया मार्केट का, जब गाड़ी में 2 पहिए होते हैं ना एक साइकिल में, तो अगर एक पहिया बड़ा हो दूसरा पहिया छोटा हो तो फिर साइकिल चलेगी नहीं। वो इस समय वही वाली हालत है। निफ्टी IT स्ट्रांग है, लेकिन निफ्टी बैंक अब फिर रेड में आ गया है 31 पॉइंट नीचे। और अब प्रॉब्लम ये है कि यही साइकिल को चलने से रोक रहा है इस समय। आप सबको गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय की कॉल देन, बाय या सेल? बाय गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त बहुत ही एग्रेसिव कॉल है, वो है HUL। अपमूव मिलना है तो यहीं से मूव। काफी गिरावट देखी है हमने, लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है HUL 2565, मेरे ख्याल से स्टॉप होगा 2560 का। बस अपसाइड करेगी 2601 या 2 दिन में पॉसिबल, आज कल में। यस, HUL बाई साइड का ट्रेड 2600 के लिए तैयार हो रहा है काउंटर। 0.75% के गेन्स। अब यहाँ पर एक पिकअप आता हुआ दिखाई दे सकता है। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए PFC REC दोनों बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। REC में तो ऑलरेडी हमने मूव देख लिया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि शायद एक PFC में भी एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देख लिया है। 265 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट है। 4-5 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद हमें वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे PFC में खरीदारी करने की राय रहेगी। 262 262 रुपए के स्टॉप लॉस से 277 277 के टारगेट सेट करेंगे। दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 270 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 8.90 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 6.30 के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं और 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, 2 कॉल्स हो गई। तीसरी कॉल्स लूँ उसके पहले जो अभी अनुज ने उल्लेख किया, बैंक निफ्टी डे लो और SBI इस वक्त डे लो पर, फ्रेश इंट्राडे लो। और ये मैं अपडेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि SBI नाउ इज एट ऑलमोस्ट एट इट्स 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। इसका 564 रुपये जो है वो 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज है, जो रिविजिट कर रहा है ये 26 जून के बाद। राजेश जी, एक हल्का सा अपना चार्ट व्यू दीजिएगा SBI पर और आपका कन्विक्शन ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए SBI में स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि इसमें जो करेक्शन शुरू हुआ है वो है 630 के लेवल से, 625 630। तो आई थिंक ये फिलहाल तो इट इज, आप बोल सकते हैं कि ये अपनी 200 DMA को अप्रोच कर रहा है करीबन 560 565 की ट्रेजेक्ट्री में।
तो करंट लेवल से देखिए 10 रुपए का यहाँ पे एक फॉल अभी भी ड्यू है, लेकिन मुझे लगता है जिन्होंने एग्जिस्टिंग शॉर्ट किया उनके लिए ठीक है, लेकिन जो फ्रेश शॉर्ट करना है उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लेवल होगा। तो मैं इसको शॉर्ट के लिए तो फिलहाल तो अवॉइड करूंगा। प्रोबेबली मुझे लगता है ये इस लेवल के आसपास, ये जो पूरा पहला वन लेग ऑफ करेक्शन दैट विल बी ओवर बिटवीन दिस लेवल। तो एसबीआई पे देखिए मेरा व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रा है, मैं वेट करूंगा, मुझे लगता है इस लेवल के आसपास ये सेटल होगा। देखिए मेरा जो कॉल रहेगा वो रहेगा परसिस्टेंट पे। आईटी पे मैं बुलिश हूँ, मुझे लगता है आईटी में यहाँ पे मूव मिलेगा, थोड़ा सा रुक रुक के मिलेगा लेकिन मिलेगा, कॉन्फिडेंसली मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए परसिस्टेंट का स्ट्रक्चर 4860 4880 इसका एक सप्लाई पॉइंट था। अगर आप इसे टेक्निकली देखें तो यहाँ पे एक कंजेशन था मूविंग एवरेजेस का, इसके परे ये इसने आज ब्रेकआउट दिया विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो मूव जो है जो आज शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये इनिशियली 5000 तक जाएगा। सो परसिस्टेंट को बाय करना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4840, और जैसे मैंने कहा इनिशियल टारगेट 5000 के परसिस्टेंट सिस्टम। अच्छा, शरद अवस्थी को भी जोड़ते हैं एक बार। शरद जी गुड आफ्टरनून, और आपसे भी मैं वही सवाल पूछूंगा जो अभी भी बीरू ने राजेश जी से पूछा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इन्वेस्टर्स क्या करें, और अगर आपको लेना है तो क्या आप सही लेवल आ गया है, और उसके बाद आप आएंगे आपकी स्टॉक कॉल पर। मेरी स्टॉक कॉल भी एसबीआई ही है। चलिए सही है। मुझे लगता है जो करेक्शन आई है, जो एक नर्वसनेस बाजार में सेट हो रही है ईसीएल प्रोविजनिंग की, खास करके इम्पैक्ट है ज्यादातर बैंकिंग नंबर्स में। ये एक नया नॉर्म है जिसकी वजह से थोड़ी एडिशनल प्रोविजनिंग आ रही है, और बेसिकली जो प्रोविजनिंग है वो प्रीपोन हो रही है रादर देन कि आपको एक सरप्राइज इफेक्ट मिले जो 30 दिन या 60 दिन के डिफॉल्ट हैं उस पे। और यूजुअली इस बुक्स को रिवर्स होने में भी 6 से 8 महीने का वक्त लगता है, तो इस वजह से ये नंबर्स थोड़े से अजीब लग रहे हैं ज्यादातर बैंक्स में। बट मुझे लगता है नई प्रोविजनिंग है, जिस तरीके से आरबीआई ने गाइड किया था कि ग्रेजुअली आप इसको समझ के प्रोविजनिंग करें या बैंक्स हैंड होल्ड करें स्टेक होल्डर्स को, वो उतनी हैंड होल्डिंग हुई नहीं है। बट जो प्रोविजन है वो क्लियरली स्टेट करती है कि आप 30 से 60 दिन में भी अगर कोई एसेट डाउटफुल है, अभी हालांकि ज्यादातर प्रोसेसेस इंटरनल टू बैंक्स हैं, आरबीआई से कोई प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस नहीं है, बट मुझे लगता है ये जो प्रोविजनिंग है इसकी वजह से ज्यादातर इम्पैक्ट हमें अक्रॉस नंबर्स दिख रहा है। और यूजुअली ऐसे नंबर्स को रिवर्स होने में 3 से 6 महीने एटलीस्ट लगेंगे, जिसके पहले वो नॉर्मल स्टेज 1 एसेट में आ सके। ज्यादातर इम्पैक्ट इसका है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि एनपीए के लेवल पे कोई भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। Q1 जनरली थोड़ा स्लो होता है, इस क्वार्टर फिर भी हमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है, खास करके ट्रेजरी बुक्स में जो रिवर्सल है पिछले साल की जून तिमाही के नतीजों के कंपैरिजन में, उस वजह से ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई एक डिसेंट बेट है इन वैल्यूएशंस पे, और आने वाले साल 1.5 साल में मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, खास करके फ्रंट लाइन एसबीआई बीओबी, इनके जो प्राइस टू बुक मल्टीपल्स हैं वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग होनी चाहिए। तो एसबीआई में मुझे लगता है कि अगले 2 साल में ग्रोथ रेट्स वगैरह भी काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, 15 से 17% जैसी एडवांसेस ग्रोथ आसानी से क्लॉक इन होनी चाहिए, और अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स लगातार हमें इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। एनपीए प्रेशर ऐसा कुछ मटेरियल नहीं रहेगा, जैसे जैसे एडवांसेस ग्रोथ दिखने लगती है, ये ईसीएल की प्रोविजनिंग भी अगले 9 महीनों में लगभग जो बेस इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो उसका फायदा वहां पे दिखने लगेगा। और मुझे लगता है ये एक अच्छी स्टार्ट है बैंक्स के लिए, एक फर्दर प्रोविजनिंग जो है, तो कोई सडन सेटबैक आपको दिखाई नहीं देगा बैंक्स के नंबर्स में जो पहले प्रोविजन की वजह से दिखता था। तो 15 से 17% ग्रोथ रहेगी, और मेरे हिसाब से 110 से 120 रुपए जैसा बुक वैल्यू में अक्रेशन रहेगा। तो अगर 1.5 के आसपास ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 775-800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एसबीआई एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो एसबीआई एक्यूमुलेट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आज स्टॉक 1% नीचे है, तो डिप्स पर खरीदारी वाला ये स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी पेन इस क्वार्टर में देखने को मिला है वो उससे स्टॉक डेफिनेटली रिकवर होगा, और आप 9 महीने में फिर देखेंगे कि क्या रिटर्न्स कमा कर देगा, ये भरोसा शरद अवस्थी का। विकास सालुंके हमारे साथ जुड़ गए इस बीच। विकास, आफ्टरनून, बताइए आपका स्टॉक। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। देखो ओवरऑल मार्केट अभी भी एक पॉजिटिव दायरे में देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हिंदाल्को में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है। 462 का ब्रेकआउट था, वो उसने आज सुबह ही ब्रेक किया था और अभी फिलहाल उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो 480 के टारगेट के लिए हिंदाल्को बाय करना है। और नीचे में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो आज का डे लो है, 458 का स्टॉप लॉस लगा के हिंदाल्को में बाय पोजिशन बनाना है। दूसरा रहेगा कॉनकॉर। कॉनकॉर में वापस हमने देखा है कि सुबह थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइव हुआ था, बट उसके बाद जो मोमेंटम कैरी किया है इस काउंटर ने, वापस जो डेज हाई आज के उसके ऊपर वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 697 पे बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है 720 के आसपास के टारगेट इस काउंटर में निकल के आ रहे हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 687 का है। तो कॉनकॉर पे बाय रहेगा और हिंडाल्को मेरा पहला बाय कॉल है।
को विकास जी की आज की कन्विक्शन ट्रेड है। मीनवाइल दिवीज लैब में क्या ये एट 3900 सुबह पहला सौदा में ट्रेड था ये सचिन जी का। नाउ इट्स डे हाई और डे हाई के साथ साथ ये है इसका ऑलमोस्ट 52 वीक हाई। मानस इस चार्ट को अगर मैं देखूं ना एक बार तो हिस्टोरिकली आई मीन जनवरी 2021 से लेके अब तक के इस प्राइस में मल्टीपल टॉप्स, मल्टीपल बॉटम्स, पोस्ट कोविड बॉटम्स और 3900 पे आपका व्यू क्या कहता है? कोई कॉल पकड़े क्या? क्योंकि फार्मा में जिसने मोमेंटम को चेज किया है पैसा कमाया है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कोई व्यू आपका इसमें? एनी ऑप्शन तो थॉट? देखिए स्ट्रेंथ तो अभी भी बहुत लग रही है। आज मेरे हिसाब से तो आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 4100 4150 के आसपास तक आते हैं। तो बिल्कुल अभी भी ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं। फ्यूचर में लेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि थोड़े से डीप आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। तो डीवीज लैब का एट द मनी कॉल ऑप्शन ही लेंगे। 3900 का कॉल ऑप्शन आई थिंक 135 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। 135 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 118 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले 185 और उसके ऊपर 210 तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। डिवीज लैब्स क्या शानदार मूव रहे हैं। और आज सुबह एक्चुअली सुबह सचिन ने जो डिवीज लैब्स पे जो कॉल लिया था आई थिंक तीनों टारगेट्स हिट हुए 3800 पे 3860 और इवन 3900। और अभी भी यहाँ पर मानस कह रहे हैं कि यहाँ पर भी आप 3900 की कॉल ले सकते हैं और टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर 3900 की कॉल के पर। लेकिन SBI एक बार फिर डिस्कस करते हैं क्योंकि क्लियरली अब SBI में काफ़ी सेलिंग प्रेशर बन रहा है और अब हम आ गए हैं 567 पर। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इसका 200 डे मूविंग एवरेज टूटा है। एक्चुअली 3 बार ये ऑलरेडी इस साल 2 बार ऑलरेडी इस साल टूट चुका था। और पहले मार्च में जब ये स्टॉक काफ़ी नीचे आया था अपने 200 डे मूविंग एवरेज के, उसके बाद ये जून में भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया था और अब फिर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। बस ये है कि इस बार काफ़ी एक जो 6 महीने का चैनल है उसको भी तोड़ने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। और डिलीवरी सेलिंग भी काफ़ी हाई रही है यहाँ पर। 540 से 550 वो लेवल है जहाँ पर जो मेरी बात हुई है फंड मैनेजर से वो काफ़ी बुलिश होंगे अगर इन लेवल पर SBI आता है तो, क्योंकि वो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाएगा। अच्छा इमामी के नंबर्स आ रहे हैं इन बिटवीन, ठीक ठाक नंबर्स हैं। आय 773 करोड़ से बढ़कर 826 करोड़ आई है और EBITDA 173 करोड़ से बढ़कर 190 करोड़। तो ठीक है, डिसेंट नंबर है इसके। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का एक बार फिर से इंटरडे चार्ट लेकर आइए। बैंक निफ्टी में फिर काफ़ी सेलिंग प्रेशर और अब इस समय डे लो पर और इवन HDFC बैंक अब वापस रेड में जाता हुआ। लेकिन एक स्टॉक जो आज सुबह से टॉप गियर में है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 1531 4% ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा। शरद जी बताइए अब क्या ये सारी कंसर्न जो थी वो एलिविएट हो गई है M&M को लेकर? नहीं, देखिए मुझे लगता है आरबीएल वाला पॉइंट तो वैसे भी अगर आप एक टेम्पोररी सेटबैक की तरह देखें तो अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन के रूप में देखा जाएगा। बट मुझे लगता है एक एस्पेक्ट जो शायद बाजार अब रिकॉग्नाइज करना चालू कर रहा है कि जो इनकी इलेक्ट्रिक लॉन्च स्ट्रैटेजी है वो काफी रोबस्ट है और जैसे जैसे आने वाले 9 से 10 महीनों में वो लॉन्चेस सामने आती हैं, मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन है अभी की लगभग फ्लैट अर्निंग्स रहेगी अगले साल भी, वो ग्रेजुअली थोड़ी सी रिवाइव हो जाएगी। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने समझा है, मुझे लगता है मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी काफी क्लियर है। हाइब्रिड से ज्यादा वो प्योर इलेक्ट्रिक पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली टॉक वगैरह के कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक लॉन्च अब नया ट्रिगर होना चाहिए, SUV लॉन्चेस वगैरह का ट्रिगर एक बार तो कवर हो गया। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक लॉन्च में कंपनी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को क्लैरिफाई करती है और नए लॉन्चेस आते हैं, मुझे लगता है एक फ्रेश राउंड ऑफ री रेटिंग वहां से इस कंपनी में आनी चाहिए। और अभी भी अगर आप देखें तो लगभग 15 के मल्टीपल पे ही आपको स्टॉक मिल रहा है। तो अगर 10-15% भी वहां पे ईवी की लॉन्च की वजह से फ्रेश इम्पेटस आता है, रिसेंटली जो स्टेक वगैरह की भी बात ये कर रहे हैं वहां बेचने की, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक लॉन्च से काफी बड़ी री रेटिंग स्टॉक में आने वाले समय में संभव है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है 10-15% अगर अर्निंग्स में ग्रोथ वहां से दिखने लगती है FY25 के लिए, और पॉसिबल है कि ये स्टॉक आपको 20 के मल्टीपल के आसपास मिले, तो यहाँ से भी एटलीस्ट मुझे लगता है 300-400 रुपए की और अपसाइड बन जाएगी वहां से।
300-400 रुपए की अपसाइड यहाँ पर बनती हुई आप कह रहे हैं, और बाकी ब्रोकरेजेस ने तो वैसे भी 1700 के ऊपर के टारगेट्स दिए हैं, तो उसी डायरेक्शन, उसी ट्रैजेक्टरी में जाने की पूरी क्षमता ये स्टॉक रखता है। एक परफॉर्मर रहा है इनफैक्ट पिछले 12 महीनों में ये। चलिए अब एक बार हम क्योंकि मेंशन कर रहे थे निफ्टी आईटी को, परसिस्टेंट पर एक राजेश सातपुते ने व्यू दिया, लेकिन गाबा साहब अगर आप देख सके कोफोर्ज का चार्ट, क्योंकि वो स्टॉक भी एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है और दिग्गजों में आज एलटीआई माइंट्री ज्यादा बेहतर दिख रहा है। तो पहले कोफोर्ज 4938 के लेवल्स पर क्या एक फ्रेश ट्रेड गाबा साहब फिर इनिशिएट करेंगे? आई थिंक आपके रेडार पर सुबह से वैसे भी रहा है। ये सुबह से रहा है, मुझे 5000 का ये टारगेट ये रीजनेबल लगता है और अचीवेबल लगता है। और एक बार 5000 चला जाए, हायर टाइम फ्रेम में देखूंगा तो 5400 का नजर आता है, लेकिन हम फिलहाल 5000 से हैप्पी हैं। स्टॉप होगा 4900 का। अब भी ट्रेड एक फ्रेश इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये शायद कल तक होना चाहिए टारगेट। 5000 कल तक जाने की पूरी क्षमता रखता है। एलटीआई माइंट्री पर क्या व्यू है आपका गावा साहब, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा एक बहुत तगड़ा मोमेंटम, यानी 2% के गेन्स आज ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। यहाँ से एक फ्रेश ट्रेड शुरू हुआ है, इनिशिएट हुआ है, ट्रेड करा है 5039 पर, और मुझे लगता है एलटीआई माइंट्री करीब 5100 से 5150 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 5000। यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है और यहाँ पर भी एक इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे आईटी पर थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। आईटी पर टेक्निकली कॉन्फिडेंस लौट रहा है, लेकिन शरद क्या आप इनिशिएट करेंगे कुछ पोजीशंस इन आईटी काउंटर्स में, क्योंकि ये बेसिक तेजी जो पिछले हफ्ते से शुरू हुई है, आई थिंक थर्सडे फ्राइडे ऑनवर्ड्स, प्राइमरीली डॉलर के मूव के चलते आई है। देखिए, मुझे लगता है 6 महीने पहले जैसी पोजीशन ओएमसी की या 9 महीने पहले जैसी पोजीशन ओएमसीज की थी, अगर आप एक मिस वैल्यूड पैक के हिसाब से ट्रीट करें, मुझे लगता है आईटी में वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, माइंट्री, कुछ छोटी कंपनीज में भी आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकते हैं। एम्फेसिस, मास्टेक, विप्रो में भी वैल्यूएशन कंफर्ट काफी ज्यादा है, और मुझे लगता है आने वाले समय में काफी स्ट्रॉन्ग री रेटिंग पॉसिबल है। जैसे जैसे यूएस में रिसेशन के जो ओवरहैंग है वो कम होता है, करेंसी डिवैल्यूएशन एक इनके लिए फायदेमंद चीज है। बट मुझे लगता है उसके भी बियॉन्ड सबसे बड़ी री रेटिंग आएगी जो यूरोप और यूएस में जो रिसेशनरी पूरा ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन थी। जैसे जैसे ये एस्टैब्लिश होता है कि वो प्रोबेबली उतना बुरा नहीं है, क्योंकि बीएफएसआई में वहाँ जो खास करके बैंकिंग में जो वहाँ प्रॉब्लम थी वो ज्यादातर अरेस्ट हो गई है। तो मुझे लगता है ज्यादातर स्टॉक्स में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि काफी डिसेंट अपसाइड आएगी। टेक महिंद्रा में मैं 1350-1400 रुपए के टारगेट के हिसाब से चल रहा हूँ। इन्फोसिस में मेरे लक्ष्य अभी भी 1750-1800 के हैं। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली जैसे जैसे री रेटिंग आती है टारगेट्स काफी स्ट्रांगली रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड नंबर्स में बहुत बड़ी री रेटिंग आने की संभावना है। तो इंटरेस्टिंग मूव्स, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स पर ध्यान दीजिएगा। इनफैक्ट टेक महिंद्रा को लेकर ये मार्केट रूमर भी चल रहा है कि एक बड़ा दिग्गज सीओओ दरअसल ऑन बोर्ड कंपनी करती हुई दिखाई दे सकती है, और ये आई थिंक सो, जो आई एम नॉट श्योर किस कंपनी में थे, लेकिन ये इन्फोसिस में रह चुके हैं, और फिर वो ऑन बोर्ड होते हुए अगर दिखाई दे सकते हैं तो लार्जली और भी अपने मैनेजमेंट को मजबूत करने की कोशिश देखने को मिलेगी। ये फिलहाल स्टॉक्स आपके सामने टेक्नोलॉजी वाले। अच्छा चलिए अब फोकस करते हैं पराग मिल्क फूड पर, क्योंकि ये तिमाही काफ़ी शानदार रही है। आय में करीब 8.5% तक की वृद्धि देखने को मिली, मुनाफे में 100% से ज़्यादा का उछाल दर्ज हुआ है। मार्जिन्स आप देखिए तो यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है, और यहाँ से आगे कितने सस्टेनेबल है ये नंबर्स, पहली बात। दूसरा, क्या आउटलुक रहेगा ओवरऑल इंडस्ट्री का, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक्षाली शाह जुड़ गई हैं। अक्षाली जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आपका ये उभर कर आया है, और इस बीच क्या मिल्क प्राइसेस जो हाल फिलहाल में आसमान छू रही थी उसका रिफ्लेक्शन है ये Q1 में, और यहाँ से आगे की स्थिति क्या रहेगी उसका भी अगर हमें अंदाजा दे सके? अगर आपको बताए कि मिक्स है दोनों का। मिल्क प्राइसेस तो अभी अभी कम होने चालू है कि एंड ऑफ द क्वार्टर, जैसे कि जून में कम होना चालू हुए थे, मगर पराग में हमने बहुत ही काम किया है डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड बिल्डिंग में। हमारा गोवर्धन घी या गो चीज मार्केट शेयर गेन कर चुका है और नंबर 2 ब्रांड है अभी हम। और नए नए प्रकार के प्रोडक्ट्स जो हाई ग्रॉस मार्जिन प्रोडक्ट्स है, जैसे कि वे प्रोटीन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो इंडिया में अभी तक कोई नहीं बना रहा था और हम ही बना रहे हैं, वो अभी
बहुत अच्छे से चल रहा है आफ्टर द कोविड। सो अभी इधर से इन द नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स बेटर ही रहेगा और ग्रॉस मार्जिन मोर सस्टेनेबल रहेगा, क्योंकि दूध के भाव तो कम ही हुए हैं, मगर हम बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। कितना आप लोग खर्च करने को तैयार है ब्रांडिंग डिस्ट्रीब्यूशन में गोइंग फॉरवर्ड, और ये कितना एड करेगा फिर आपके रेवेन्यू फ्रंट पर? अभी तो फेस्टिव सीजन आने वाला है और H2 हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है। चीज का कंजम्पशन आप देखें आउट ऑफ होम ज्यादा होता है, जैसे कि होरेका सेगमेंट, होटल कैंटीन्स और रेस्टोरेंट में, जो Q2 में कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फेस्टिव पीरियड जैसे कि अभी जो श्रावण महीने से लेके दिवाली तक घी का कंजम्पशन हाईएस्ट रहता है। और अभी तो लेटेस्ट ये भी आया है कि लोग अभी ठंडी में भी बहुत ज्यादा घी खाने लग गए। तो नेक्स्ट 2 quarters to 3 quarters, it's going to be YOY growth as well. अक्सारा जी, एग्जैक्टली आपका जो प्राइड ऑफ काउज, यहाँ पर वॉल्यूम्स कैसे हैं, ये नई जो आप लोगों ने लॉन्चेस थे? और एक और चीज़ मैं अब जानना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सेगमेंट है वो उसने इस क्वार्टर में कितना कंट्रीब्यूट किया, और बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सेगमेंट में कितने प्रोडक्ट देख रही हैं और उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है लाइकली टू बी? हाँ, स्पोर्ट्स, ये जो प्राइड ऑफ काउज है और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन अवतार ब्रांड के अंडर हम जो प्ले करते हैं, दोनों मिलके अराउंड 8% ऑफ द रेवेन्यू को ऐड करता है। प्राइड ऑफ काउज में बहुत ही लॉन्चेस हुए हैं इन द लास्ट 2 साल में। हमने प्रीमियम दही, प्रीमियम पनीर, प्रीमियम घी और बढ़ते चले उसमें नेचुरल चीजेस भी ऐड करेंगे। अभी हम 6 मेट्रोज में है, बाय एंड ऑफ FY25 हम 8 मेट्रो में रहेंगे। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बहुत ही 2 साल के अंदर हमने 10% मार्केट शेयर गेन कर चुके हैं, और चलते ही इट्स गोइंग टू बी अराउंड 20% to 25% ऑफ आवर पोर्टफोलियोज जो न्यू एज बिजनेस से आएंगे। ये एक चीज़ पूछूँ अक्षाली जी, ये जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सेगमेंट, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भारत में आप पहली कंपनी होंगी जो इस सेगमेंट पे काम कर रही हैं, इस सेगमेंट में मार्जिन्स कैसे रहते हैं? क्या ये बाकी सेगमेंट से मार्जिन अच्छे कमांड करता है ये सेगमेंट? ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ही नीश कैटेगरी है और हम है ना अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% ग्रॉस मार्जिन पे इस पे काम करते हैं। एक्सट्रीमली नीश कैटेगरी है, इसका गो टू मार्केट भी बहुत एक्सट्रीमली नीश है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर ड्रिवन रहता है। कोई भी पर्सन जब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए अडेप्ट करता है, उसके लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया जाता है, क्योंकि आप डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट या आपके जिम ट्रेनर या कोच से सलाह लेके, सो हम वो बिल्ड कर रहे हैं एक नेटवर्क, और अभी फिलहाल में वो काम करना चालू हो चुके हैं। सोशल मीडिया और ई कॉम बहुत ही बड़ा ये सेगमेंट में, क्योंकि रिपीट परचेज जो होता है वो ई कॉम सेगमेंट में होता है। एक बार आपके कोच या डाइटिशियन ने आपको रेकमेंड किया, उसके बाद आप जाते हो ई कॉम प्लेटफॉर्म पे, तो हम उस पर भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द हम 10% तो मार्केट शेयर ले चुके हैं, बट बहुत ही जल्द हम इस कैटेगरी के लिए बहुत सीरियस है। ओके, एक और चीज़, अगले क्वार्टर के लिए आपका मार्जिन आउटलुक है, क्योंकि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में मैम प्राइस हाइक्स तो लिए थे, लेकिन अब क्योंकि जून से आप कह रहे हैं कि दूध के प्राइसेस काफ़ी घटे हैं और वहाँ पे आपने ग्रामेज भी कम की थी, तो एग्जैक्टली अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगले आने वाले क्वार्टर्स में? क्योंकि जून में प्राइस ड्रॉप हुए हैं और प्राइस हाइक्स और ग्रामेजेस कम आपने पहले ही कम किए थे, तो इसका आगे क्वार्टर में मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ग्रामेज का कभी कम नहीं किया है, क्योंकि जहाँ इधर तक आए हैं और पराग और गोवर्धन गो चीज क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, तो कभी ग्रामेज तो कम नहीं किया है। प्राइजेस हमने इंक्रीज किया है, जो अभी हम सस्टेन करेंगे। दूध के भाव अभी जो कम हुआ है, और फेस्टिव पीरियड में वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ करेंगे, क्योंकि वी आर रीचिंग टू Tier 2, Tier 3 टाउन्स एज वेल। बहुत ही बड़ा एसोसिएशन हमने जो किया है वो है कौन बनेगा करोड़पति विद अमिताभ, जो हमें हेल्प कर रहा है रूरल इंडिया और इंटीरियर इंडिया में पहुंचने के लिए। थैंक यू अक्षाली, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। तो H2 के लिए ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है, और ऑफ कोर्स मार्जिन्स में आगे और इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। अच्छा वीरू, मैं ये सोच रही थी, इतना ये प्रोटीन और इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को लेकर आप में रुचि कब बढ़ गई है? 3 सवाल तो उसी पर थे आपके। मेरी
कोई रुचि नहीं थी। मैं वो एक दिन एक और कंपनी थी हर्षदा, याद है, मौजूद बोर्ड रूम में, कौन सी थी वो, डोडला डेयरी थी ना मेरे ख्याल से। हाँ, डोडला। हाँ, वो मैंने ग्रामेज वाला प्रश्न इसलिए पूछा था कि अमूमन मैं छाछ का बहुत शौकीन हूँ। अब यहाँ पे अमूल की और मदर डेयरी की जितनी छाछ है ना, पहले पैकेट इतना बड़ा होता था, वो आधा हो गया, तो मैं इसलिए ग्रामेज का प्रश्न पूछ रहा था। प्राइस हाइक्स भी हुए हैं और ग्रामेजेस भी कम हुए हैं, तो इसलिए पूछा। प्रोटीन प्रोडक्ट में कोई शौक नहीं है। मुझे लगा इन्होंने एक्चुअली, अनुज, आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड और नॉट, एक बार अपने ट्रेनर के साथ एक पिक्चर पोस्ट की थी। अब दोनों तो मुझे ऐसे रिलैक्स लग रहे थे। मैंने अनुज की तस्वीरें देखी हैं पोस्ट वर्कआउट वाली, मुझे पता है मेरा क्या हाल होता है। वीरू एकदम रिलैक्स्ड मोड में, तो मुझे लगा उसने आपकी और ऐसे खून निकाला होगा। नहीं, वो क्या होता है कि अमूमन संडे सैटरडे में ना एक सेशन के बाद आधा घंटे वो जितने लड़के होते हैं ना सब बैठते हैं और उसके बाद बातें होती है। उसके बाद की वो फोटो थी, किसी ने एटेंडम ले ली थी फोटो, तो वो लगभग वर्कआउट के आधे पौन घंटे बाद की फोटो थी। वीरू, आई एब्सोल्युटली बिलीव दैट आप बहुत मेहनत करते हैं और हम सब जानते हैं कि ट्रेनर्स सबकी क्या हालत करते हैं। लेकिन मूविंग ऑन, मार्केट पर वापस लौटते हैं तो अब 84 अंकों की बढ़त पर थोड़ा सा कंफर्ट दिखा रहा है निफ्टी 19,601 के लेवल्स के आसपास। अच्छा, बाय द वे, एक बार हमने LTI माइंडट्री पर नजर डाली थी, देख लीजिए करीब 2 स्टॉक 2.32% के गेंस पर आता हुआ, तो 5,053 के लेवल्स यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक दो और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर मोमेंटम है और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। गुजरात गैस एक बार लेकर आइएगा। हम कुछ देर पहले इसका भी जिक्र कर रहे थे। ट्रेंडिंग काउंटर्स में करीब 3-3.25% तक की तेजी आज। इस मूव को कैसे पढ़ेंगे राजेश सातपुते? क्या फिर ये तेजी की तरफ बढ़ सकता है, काउंटर मोमेंटम लौट सकता है क्या? अर्षदा जी, देखिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो पिछले आप कह सकते हैं कि लास्ट वीक में यहाँ पे एक बीटिंग हुई थी, तो ये जो मिल रहा है दिस इज कॉल्ड रिलीफ रैली। और ये जो रिलीफ रैली है कहाँ तक जाएगी? मुझे लगता है कि जो करेक्शन है उसके बाद का रिएक्शन, यानी रिलीफ रैली का कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो 470 का इसका टारगेट बनेगा। सो अगर पोजीशन है तो बने रहे, लेकिन 470 के आसपास अगर कहीं आप पोजीशन में फंसे हैं, यानी जो लॉन्ग पोजीशन है, तो मुझे लगता है वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, आपको एग्जिट लेने के लिए एक चांस मिलेगा। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। ये काउंटर ऐसा दिखता है, तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा रिस्की है। इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी, दिस इज जस्ट अ रिलीफ रैली। ओके, चलिए फिर अब राजेश पालवी भी जुड़ गए हमारे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो आईटी पे फोकस है और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे टीसीएस पे फोकस रखना चाहिए। टीसीएस भी अब देखें तो ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है और मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स में, मिड कैप लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट वापस से बनते हुए दिखा है। टीसीएस पे हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेजी फर्दर एक्सटेंड होगी। 3540 3560 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3460 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है सिंजिन का। सिंजिन में भी देखें तो एक अच्छी अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। आज के सेशन में देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 4 दिन के एक नैरो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करके स्टॉक आज थ्रू आउट द डे उसके ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है सिंजिन में जिस तरीके के लॉन्ग बिल्टअप है यहाँ पे फर्दर मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 855 860 तक की अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 826 के आसपास पे। और सुबह सुबह हमने ट्रेड लिया भी था, अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। मीनवाइल अब आप लेके आइए पेटीएम, आज का सबसे ज़्यादा बातचीत किया जाने वाला स्टॉक। आपकी स्क्रीन पे 850 और मैं 850 और 8905, ये इसकी जो ट्रैजेक्टरी है मोर और लेस बीते 1.5 साल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। आखिरकार ये तेज़ी क्यों ये स्टॉक अपनी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी से अब 441 से अब 850 के जोन में आ चुका है। लेकिन आज की खबर क्या थी? विजय शेखर जी ने क्या दाव खेला? ये डील कैसे एग्जीक्यूट होगी? क्या ऐसे कंट्रोवर्स हैं? आइए सब कुछ जानते हैं हर्षदा के साथ। हर्षदा, बताइए। जी हाँ वीरू, इनफैक्ट मार्केट खुलने से पहले ये खबर आई थी और उसके बाद हमने देखा है स्टॉक लगभग 8-9% ऊपर रहा, आप 850 के आसपास दिखाई दे रहा है। इस पर्टिकुलर सौदे में हो ये रहा है कि विजय शेखर शर्मा की हिस्सेदारी दरअसल कंपनी में बढ़ रही है। ये दरअसल एंड फाइनेंशियल से 10.3% हिस्सा खरीद रहे हैं और यहां पर विजय शेखर शर्मा की तरफ से कुछ पूंजी खर्च नहीं होगी, कुछ कैश नहीं डाली जाएगी, उसके बावजूद वो हिस्सेदारी बढ़ेगी। ये 10.3% हिस्सेदारी की जो डील हो रही है वो रफली करीब 5,000 करोड़ के बीच आकी जा रही है। तो और ये सौदा इनफैक्ट इनिशिएट होगा रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट के जरिए,
जो विजय शेखर शर्मा की ही कंपनी है, उसमें उनका 100% स्टेक है और उस पर्टिकुलर एंटिटी के थ्रू ये 10.3% हिस्सा अक्वायर करेंगे। जब ये 10.3% हिस्सा अक्वायर हो जाता है तब आप देखिए क्या चेंजेस आते हैं शेयर होल्डिंग में। अब तक यानी कि जून 2023 तक एंड फाइनेंशियल सबसे बड़ा शेयर होल्डर था 23.46% हिस्सेदारी के साथ, उनका 10% हिस्सा कम होता है, ये 13.5% पर आ जाते हैं। विजय शेखर शर्मा जो कंपनी के फाउंडर है और सीईओ हैं, 9.22% से हिस्सा इनका बढ़कर 19.22 हो जाता है। सॉफ्टबैंक एक और बड़ा निवेशक है जिनके हिस्से में फिलहाल 9.18% का ही स्टेक रहेगा। इन्होंने पिछले 2 महीनों में कुछ स्टेक ऑफलोड किया है। तो ये जो नई शेयर होल्डिंग है उसके तहत अब विजय शेखर शर्मा के हाथ सबसे ज्यादा ओनरशिप है 19.22% स्टेक की। ये सौदा कैसे आ रहा है वो आपके अब सामने पेश करते हैं। लार्जली ये जो स्टेक लिया जा रहा है एंड फाइनेंशियल का, वो ओसीडीज के जरिए लिया जा रहा है। ओसीडीज यानी कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये इशू किए जाएंगे एंड फाइनेंशियल को और उसके सामने दरअसल विजय शेखर शर्मा की हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब ओसीडीज क्योंकि इशू किए जा रहे हैं, विजय शेखर शर्मा की तरफ से फ्रेश कैश इन्फ्यूजन नहीं है, ना ही वो कैश देकर एंड फाइनेंशियल से हिस्सेदारी ले रहे हैं। हो ये रहा है कि लार्जली ओसीडीज इशू होंगे, ऐसे में जो एंड फाइनेंशियल की इक्विटी है वो कम हो रही है और साथ ही साथ इनके वोटिंग राइट्स भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एंड फाइनेंशियल का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर एंटिटी यानी कि पेटीएम में कम नहीं होगा। आगे चलकर अगर एंड फाइनेंशियल चाहता है तो ओसीडीज को कुछ कन्वर्ट करेगा, लेकिन उसकी जानकारी अभी नहीं है। हमें यह भी नहीं पता कि ओसीडीज किस समय, कितने समय तक और किस प्राइस पर दिए जा रहे हैं। लेकिन एंड फाइनेंशियल ऐसे ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपनी बैलेंस शीट को भी थोड़ा सा सुधारना चाहता है, इसीलिए वो ओसीडीज का रास्ता लेने को तैयार है क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंपनी में बना रहेगा। साथ ही साथ याद रहे कि स्टॉक ऑल टाइम लो से लगभग डबल हो चुका है। अब इस पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं और लार्जली यहां पर माना जा रहा है 2 चीजें हैं। आपको याद होगा एंड फाइनेंशियल सबसे बड़ा हिस्सेदार था अब तक पेटीएम में, उनका हिस्सा कम होता है। एंड फाइनेंशियल लार्जली एक चाइनीज कंपनी है, वो कम होता है, तो कुछ जो क्लियरेंसेस विजय शेखर शर्मा की कंपनी को मिलने थे वो होपफुली फास्ट ट्रैक होते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अगर एक ऐसा केस होता कि कोई और निवेशक आकर एंड फाइनेंशियल से कंपनी का वो पूरा 23.46% हिस्सा ले लेता तो शायद एक होस्टाइल टेकओवर वाली सिचुएशन आती। अब क्योंकि विजय शेखर शर्मा की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, 19.22% पर आ गई है, वो हॉस्टाइल टेकओवर के चांसेस भी कम हैं। इसीलिए बाजार मान रहा है ये दरअसल कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये जो हिस्सेदारी बढ़ाई गई है विजय शेखर शर्मा की तरफ से, उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, लेकिन इनका स्टेक बढ़ गया है। बिल्कुल। खैर एनीवे कंपनी काफ़ी पिछले कुछ क्वार्टर से एक पॉजिटिव स्विंग दिखा रही है और इवन जो इनके मंथली अपडेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं पेटीएम के काफ़ी टाइम से। शरद जी, अब ऑलमोस्ट ये स्टॉक 850 पर, मतलब रीसेंट लो से डबल, यहाँ पर आप बेट लेंगे या अब बड़ी रैली हो चुकी है आपके हिसाब से? मेजर पार्ट ऑफ रैली हो चुकी है, बट ये स्पेस ऐसी है कि जहाँ वैल्यूएशन थोड़ी सी एब्सर्ड हो सकती है और जिस तरीके से फाइनली कंपनी सिर्फ बॉटम लाइन पे सेंसिबली फोकस कर रही है और अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन या कैपेक्स फोकस नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है जिस तरीके से इनके सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ रहे हैं, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड इनके मर्चेंट्स भी हैं वो भी बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है इसका फायदा लगातार मिलते रहना चाहिए। अब मोर और लेस मेरे हिसाब से जो खर्च करने वाला स्टेज था वो कंपनी पार कर गई है और जैसे जैसे लेंडिंग वाला बिजनेस भी टेक ऑफ करता है, वहां भी कलेक्शंस वगैरह में से उनको जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है वो भी मिलेगा, प्लस जो सब्सक्राइबिंग मर्चेंट्स हैं वो भी वहां से भी फायदा मिलना चाहिए। तो री रेटिंग काफी स्ट्रॉन्ग रह सकती है आने वाले समय में भी, जैसे जैसे प्रॉफिट नंबर्स आते हैं। अभी तक जो एक्सपेक्टेड नंबर्स है उस हिसाब से अगर आप करंट वैल्यूएशन देखें तो लगभग प्राइस्ड है, बट अगर मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से ट्रेड करता है 4-5 टाइम फॉरवर्ड पे, तो यहाँ से हो सकता है कि आपको और 15 से 20% की अपसाइड दिखाई दे जाए। ओके, चलिए बात होगी पेटीएम की। आईटी स्टॉक्स एक बार फिर लेकर आते हैं। एम्फेसिस इस समय डे हाई पर और उसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स, एलटीआई माइंडट्री, ये दोनों स्टॉक्स ऑल्सो डे हाई पर। अच्छे मूव्स यहाँ पर इस समय। और एक स्टॉक लॉरस लैब्स, मेरे ख्याल 10 दिन पहले और जो नंबर्स आए थे उसके बाद से इसमें एक मूव आना शुरू हुआ
और अब 400, आई थिंक उस दिन का लो शायद 340 के करीब, 338-40 के करीब था, 337.8। और वहाँ से अब आप देखें अगर तो बड़ी रैली इस समय लॉरस लैब्स में 400 क्रॉस करता हुआ। अच्छा शरद जी, अब फार्मा में टेलविंड तो है क्लियरली, लेकिन लॉरस के नंबर्स तो बहुत ख़राब थे, ये सिर्फ स्टॉक पोजीशनिंग की वजह से चला, लेकिन अब 400 पर क्या व्यू होगा अगर आपने ट्रैक किया इसको तो? देखिए जनरली क्या हो रहा है कि एपीआई के प्राइसेस वगैरह जो रॉ मटेरियल के हैं वहां पे जो प्रेशर था चाइना की नॉन प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि अभी भी हम लोग इतना कुछ डोमेस्टिक इंप्रूवमेंट करने के बावजूद लगभग 65% जो हमारा एपीआई का रॉ मटेरियल है वो चाइना से ही आता है। तो चाइना में जो बंद था तो उसकी वजह से आपको रॉ मटेरियल की प्राइसेस में एक एबरेशन दिखाई दे रही थी जो इनको हिट लग रही थी। बट अब वहां से नॉर्मली इनफ्लो आ रहा है तो प्राइसेस में कमी आ गई रॉ मटेरियल की, और सबकी जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी वो भी लगभग ज्यादातर कंपनीज की एब्जॉर्ब हो गई है, तो वहां से भी कोई बहुत बड़ा रिस्क आने का नहीं है। तो मुझे लगता है ज्यादातर स्टॉक्स में लॉरस तो बहुत लेट परफॉर्मर रहा है और इस क्वार्टर के नंबर्स में भी कुछ खास दिखा नहीं है, और हमारी एंटिसिपेशन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बट मुझे लगता है बाजार इस चीज को प्री एंटिसिपेट कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके का रनअप हमने आरती ड्रग्स, आईओएल, एलेम्बिक फार्मा, तमाम एपीआई प्रोड्यूसर्स में देखा है, मुझे लगता है बाजार इस चीज को प्री एंटिसिपेट कर रहा है कि शायद ये कंपनीज अपने जो मीडियन मार्जिन थी उनकी तरफ बहुत तेजी से ऑसिलेट करेंगी अगले 2-3 क्वार्टर्स में। तो पॉसिबल है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में आप काफी स्ट्रॉन्ग री रेटिंग इन स्टॉक्स में देखें। और नैटको फार्मा, अगर इन कंपनीज को आप उनके मीडियन मल्टीपल्स पे भी देखें और नॉर्मलाइज मार्जिन पे देखें, तो मुझे लगता है इन कंपनीज में यहाँ से भी अभी भी आपको एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आपको 15 से 20% की और अपसाइड मिल सकती है। बट हाँ, आपका पॉइंट एकदम वैलिड है कि काफी स्ट्रेट रन अप आया है, और एज ऑन डेट जो मैनेजमेंट कमेंट्री है और सब कुछ है उसमें और ज्यादा अपसाइड एटलीस्ट लॉरस में तो नहीं दिखती। बट अगर मार्जिन नॉर्मलाइज होते हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 6 से 9 महीने में, तो इन स्टॉक्स में हो सकता है आपको 15 से 20% की और अपसाइड मिल जाए। ओके, लॉरस लैब। और अभी कुछ देर पहले जिस ट्रेड की बात हुई थी आपके स्क्रीन पे वो आएगा और स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ इस वक्त सिंजन डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। मीनवेल राजेश सतपुते जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस पे हम लोगों ने कई बार बात की है और हम बार बार फेब 2017 से लेके अब तक की उस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के की बात कर रहे थे जिससे ये इजेक्ट करने वाला है, एंड फाइनली शायद उस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है एट 430, 850। राजेश जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त LIC हाउसिंग फाइनेंस पे? मेरे स्क्रीन पे ऑप्शन एक्टिविटी LIC हाउसिंग फाइनेंस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं इनफैक्ट बताता भी हूँ। राजेश सतपुते जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस, आपका व्यू? वीरेंद्र जी, मेरा व्यू पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे स्टीम बाकी है। प्रोबेबली अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो आपको ज्यादा कन्विंस हो जाते हो कि यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो वीकली पे बढ़िया दिखता है। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, वो करीबन 460 के आसपास होगा अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। तो अगर यहाँ पे पोजीशन है या बनानी है तो आपको लॉन्ग करना है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, जो फ्रेश स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 430 का, क्योंकि 435 का ब्रेकआउट लेवल था। तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस को लॉन्ग करे, टारगेट रहेगा 460 प्लस। ओके, 460 प्लस के टारगेट। अच्छा, वर्लपूल के नंबर ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट को पता नहीं था कि वर्लपूल के नंबर ख़राब आएंगे, और अब तो ये F&O में भी नहीं है स्टॉक, लेकिन प्रॉफिट गिरा है ईयर ऑन ईयर और एबिटा गिरा है, सेल्स भी गिरी हैं, तो हर तरह से वर्लपूल के नंबर्स ख़राब लग रहे हैं आज, लेकिन अगेन बिकॉज ये अब F&O का हिस्सा नहीं है तो इसके लिए इतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक स्टॉक जो F&O का हिस्सा है उसकी धुलाई हो रही, GNFC, बहुत खराब परफॉर्मेंस है अनुज। मुनाफा 572 करोड़ से घटकर ये 88 करोड़ पर आ गया। आप आय का फिगर देखिए, 2696 करोड़ से अब घटकर ये 1652 करोड़ पर आया, तो वहाँ पर बहुत शार्प कट्स है। इबिटा 763 करोड़ का था, 103 करोड़ का इबिट कंपनी ने पोस्ट किया है, और मार्जिन जो 28% के आसपास कंपनी एंजॉय कर रही थी, सिर्फ 6% पर रह गए। ये कमोडिटी बिजनेस के साथ यही तकलीफ है, बिकॉज आपको पता नहीं सेम क्वार्टर लास्ट ईयर ब्लॉकबस्टर नंबर लग रहे होंगे। मुझे याद है एक बार स्टॉक ने 20-30% की रैली दिखाई थी रिजल्ट के तुरंत बाद तो ये यू नेवर नो कि कब। वैसे भी खैर केमिकल कंपनियों के नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी ख़राब रहे हैं, एक से एक नंबर ख़राब रहे हैं और काफ़ी इम्पैक्ट रहा है कई चीज़ों का, तो इसके लिए GNFC। लेकिन जैसा हर्षदा ने कहा कि कोलैप्स होता हुआ ये स्टॉक, एबिटा देखिए किस तरीके से गिरा है यहाँ पर, एकदम कंप्लीट टोटल कोलैप्स, मार्जिन 28% से गिर गए 6%। लेकिन अगेन यू नेवर नो, कमोडिटी कंपनीज है क्या क्वार्टर के डायनामिक्स थे,
थोड़े जब तक डिटेल नहीं मिल जाते इस पर ज़्यादा खैर बातचीत कर नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, अब 4 का चौका लेते हैं फटाफट, उसके बाद सुमित से रिजल्ट प्रीव्यू वो जानेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे राजेश पालवी से। राजेश जी बताइए। ऑप्शन में वैसे LIC हाउसिंग पे नजर थी, लेकिन ऑलरेडी वीरेंद्र जी ने डिस्कस कर लिया, स्टॉक में एक अच्छा मूव बना। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा का लग रहा है। आज के सेशन में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। 1530 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 37-38 रुपीज की रेंज में। हमें लगता है M&M में जिस तरीके से एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे डिस्प्ले हुआ है और जो शॉर्ट कवरिंग बनी है, ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। 1570 तक हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। इस ऑप्शन के टारगेट जो 1530 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, इसके टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो आना चाहिए करीब 58 रुपीज से लेकर 65 रुपीज तक के अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 30 रुपए के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स आते हुए M&M की तरफ, M&M पर राजेश पालविया के। राजेश सातपुते, आपकी बारी, बताइए आपका ट्रेड क्या है इस घंटे का? हर्षदा जी, IT रहेगा, LTI माइंट्री स्ट्रक्चर बेहद पॉजिटिव है और इनफैक्ट जैसे गाबा जी ने भी कहा कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है और आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। 5040 का वो लेवल था जो ब्रेकआउट का लेवल था। सो अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो स्विंग का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा करीबन 5200 का। तो LTI माइंट्री आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हम ब्रेकआउट के हिसाब से रखेंगे 5040 का। सो बाय LTI माइंट्री। LTI माइंट्री 5087 पे और 4 का चमत्कार ट्रेड पिक करते हैं मानस जी के साथ। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी सिंजिन पे खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप सिंजिन के पैटर्न देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, चार्ट्स पे बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 819 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 865 रुपए 865 के आपको टारगेट सेट करने हैं। दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 830 वाला कॉल ऑप्शन 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 22 रुपए के स्टॉप लॉस से 45 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए और अब मिड कैप फंड के लिए चलते हैं शरद अवस्थी के पास। शरद जी। जी, रिसेंट लिस्टिंग है आर्कियन केमिकल्स। हमें लगता है ये कंपनी आने वाले समय में काफी डिसेंट परफॉर्मेंस पुट इन करेगी। कंपनी ब्रोमाइन की और सॉल्ट्स की इंडिया की बड़ी कंपनी है और इन्होंने डिसेंट कैपेक्स भी किया है ब्रोमाइन की कैपेसिटी में और आने वाले समय में भी और एडिशनल कैपेक्स करने की योजना है कंपनी की, जिसकी यूटिलाइजेशन रैंप अप अगले 2 साल में दिखनी चाहिए। कंपनी 50% लगभग रेवेन्यू ब्रोमाइन से कमाती है। रन ऑफ कच में इनकी फैसिलिटी है, जिस वजह से ब्राइन अवेलेबिलिटी इनकी एक एडवांटेज रहती है। चाइना वगैरह में मेजर एक्सपोर्ट्स हैं इनके और सॉल्ट्स में जापान में मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, चाइना में भी हैं। वहाँ पे भी थोड़ा मार्जिनल कैपेक्स है, बट ब्रोमाइन में बड़ा कैपेक्स है जो आने वाले समय में कंपनी करेगी। लगभग 50% रेवेन्यू ब्रोमाइन से आते हैं। कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है, सॉल्ट्स की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर भी है। रीसेंट लिस्टिंग है। लॉजिस्टिक्स इन्हें खुद हैंडल करने पड़ते हैं क्योंकि ब्रोमाइन एक सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो इनकी अपनी लॉजिस्टिक भी है, पूरी कंटेनर चेन है जिसके थ्रू ये पूरा संभालते हैं। पिछले 6-8 महीनों में लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह भी ऊपर गए थे और ब्रोमाइन के प्राइसेस वगैरह भी ऊपर गए थे, जिसका फायदा इनको काफी हद तक मिला है। बट आने वाले समय में नॉर्मली हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 25 से 30% जैसी मार्जिन कंपनी आसानी से क्लॉक करेगी। 3-4 डेरिवेटिव्स ऑफ ब्रोमाइन भी ये लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। अगले 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये कंपनी आसानी से 30-35% जैसी टॉप लाइन और बॉटम लाइन CAGR क्लॉक इन करेगी। अगले FY25 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं अर्निंग्स लगभग 65 से 70 रुपए के आसपास आनी चाहिए और हमें लगता है 15 से 20 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 900 से 1000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से आर्कियन केमिकल। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कल के नंबर्स की बात करते हैं। कोल इंडिया, हिंडाल्को और सीमेंस के नंबर्स कल आएंगे। तीनों कंपनियों के नंबर्स का अनुमान लेकर आ गए हैं सुमित यहाँ पर। सुमित, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। देखिए, पहले कोल इंडिया के और हिंडाल्को के कुछ नंबर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ने थोड़ा डिटेल्स अपने ऑलरेडी दे रखे हैं, Q1 के अपडेट्स के जरिए भी और हिंडाल्को में नोवेलिस के नंबर्स के जरिए भी। तो पहले कोल इंडिया के केस में नंबर्स वीक आने का अनुमान है, क्योंकि इस तिमाही में बाजार अनुमान लगा रहा है कि शायद इनकी वेज कॉस्ट थोड़ी हायर साइड पर होगी, उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। ऑफ टेक थोड़े से हल्के, रियलाइजेशन थोड़े कमजोर है, जिसका एक इम्पैक्ट रहेगा। तो रेवेन्यू फ्रंट पर फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर मुनाफा 27% टूटने का अनुमान है। 8,834 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का नंबर रहेगा। TV18 के हवाले से ये पोल है।
और इबिटा फ्रंट पे 8,251 करोड़, जो कि 12,251 करोड़ रुपए के सामने यहाँ पर इस तिमाही में आने का अनुमान है। मार्जिन्स भी 34-35% से सीधे घट के 23-23.5% इस तिमाही के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो वीक साइड पे नंबर्स रहेंगे फ्रंट लुक पर भी। वाई बेसिस पे प्रोडक्शन जो वॉल्यूम्स के नंबर है वहां पर जरूर बढ़त है, 9.8% के आसपास का इजाफा है, इसीलिए शायद रेवेन्यू का नंबर फ्लैट आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जो इनके रियलाइजेशन है वो कमजोर है, हायर वेजेस साइड पर प्रेशर रहेगा क्योंकि बड़ी एक यूनियन है, तो उसका एक इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और थोड़ा हद तक जो कोल के प्राइसेस या जो इनपुट कॉस्ट है वो नीचे आई है, लेकिन कुछ हद तक वो एम्प्लॉय कॉस्ट से बढ़ जाएगी, तो सेट ऑफ होते हुए दिखाई पड़ेगी। फिर भी प्रेशर रहेगा कंपनी के मार्जिन के ऊपर, इसलिए कोल इंडिया वीक साइड पे आप काउंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ नंबर आने हिंडाल्को के। हिंडाल्को के केस में कुछ चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे नोवालिस के नंबर आए हैं तो वहाँ पर इबिटा पर टन अच्छा था। मैनेजमेंट ने ये भी बात बोली कि Q4 तक आते आते $525 पर टन के आसपास का एक नंबर नोवालिस पोस्ट कर सकता है। और उनका ये भी कहना है कि जो नॉर्थ अमेरिका और एशियन मार्केट्स उनकी इबिटा में एक अच्छा जंप सीक्वेंशियली देखने को मिला, ये आपने नोवेलिस के नंबर्स में देखा था। अब जो ओवरऑल नंबर्स हैं हिंडाल्को के, वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, चाहे वाई बेसिस पे देख लें या फिर सीक्वेंशियल बेसिस पे देख लें, दोनों ही आधार पर थोड़ा सा दबाव रहने का अनुमान है। 47,500 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर सेल्स का रहेगा। मुनाफा करीब 2,000 करोड़ 4100 करोड़ से गिरकर आएगा। 14.5% के सामने 10-11% के मार्जिन और 8400 करोड़ की ईबिटा के सामने 5200 करोड़ रुपए का ईबिटा इस तिमाही में देखने को मिल सकता है। तो बड़ा केपेक्स गोइंग फॉरवर्ड गाइडेंस, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप नजर रखेंगे, लेकिन Q on Q YOY दोनों आधार पर नंबर वीक रहने का अनुमान बाजार लगा रहा है। लास्टली सीमेंस के नंबर, और सीमेंस के केस में आपको ये बता दूं कि जो नंबर्स होंगे यहाँ पर ये Q3 इनका रहेगा, तो उस हिसाब से आप इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। रेवेन्यूज 4900 करोड़ जो कि 4200 करोड़ रुपए के सामने आएगा। एबिटा 563 करोड़ 37% बढ़ने का अनुमान है। मार्जिन 9.5% के सामने 12.5% और मुनाफा 46% बढ़ने का अनुमान है। 442 करोड़ रुपए इस तिमाही में बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि शायद ये नंबर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इनके एक अच्छे ऑर्डर बुक ग्रोथ का अनुमान है, साथ ही साथ मार्जिन भी एक्सपैंड करेंगे क्योंकि ऑपरेशनल मिक्स इनका बेटर है। लेकिन एक केविएट भी है कि अब तक जितने भी कैपिटल गुड्स के नंबर्स आए हैं वो अनुमान से नीचे आए हैं, तो उस लिहाज से भी आपको सीमेंस के ऊपर नजर रखनी होगी। तो कैपिटल गुड्स ने वैसे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया जरूर है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। तो सीमेंस पर पहले एक टेक चेक ले लिया जाए। पालविया साहब, आपकी पोजीशनिंग क्या है? तो हर्षिता जी देखिए, स्टॉक में ओवरऑल सेटअप देखें तो बुलिश साइड में है। पिछले 3-4 दिन में करेक्टिव मूव जरूर बना है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है सीमेंस में डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो करीब 3800 के आसपास है। अगर ये 3800 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो यहाँ से एक पुल बैक के चांसेस बनते हुए दिख सकते हैं, और जो कि स्टॉक को वापस 3870 3880 की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मेजर ब्रेकआउट लेवल 3890 के आसपास ही रहेगा इसका हायर साइड पे। अगर 3800 के लेवल को तोड़ता है तो फिर इसमें एक डाउन साइड ओपन होते हुए दिख रही है, जो कि फिर स्टॉक में 3720 इवन 3700 तक इसकी डाउन साइड यहाँ पे होते हुए। ओके, तो ये फिलहाल बात सीमेंस पर। देखते हैं कल नंबर्स कैसे कंपनी डिलीवर करती है। वैसे स्टॉक 36% ऊपर है। सीमेंस, L&T, ये सारे स्टॉक्स चले अच्छे, लेकिन अब नंबर्स के बाद हमने देखा है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतना प्रदर्शन बेहतर नहीं आ रहा है, तो उसका एक ओवरहैंग बना रहेगा। अच्छा, इस बीच बाजार पर एक बार फिर लौटते हैं। निफ्टी कोशिश कर रहा था 19600 पर टिकने की, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है। मिड कैप्स में डिसेंट जोश है, लेकिन आप देखिए निफ्टी बैंक ये फिर 44800 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और आई थिंक 44797 आज का डे लो था। तो बार बार उसी तरफ इसको या तो इनर्शिया है या फिर ज्यादा ग्रेविटी खींच रही है। ये कब तक ऐसे लटका रहेगा? इस पे ना मुझे वो कहानी याद आती है, वो एक आपने वो कहानी सुनी होगी हर्षदा, वो फ्रॉग मेंटालिटी वाली कहानी, कि वो अगर कोई फ्रॉग नहीं, सॉरी, वो कौन सी थी, वो क्रैब वाली कहानी थी ना, जिसमें अगर आप एक बॉक्स में 10-12 क्रैब्स को रख दीजिए, उनमें से एक बाहर आने की कोशिश करता है तो दूसरा उसको नीचे खींच लेता है। उसका वो उनमें से कोई भी नीचे, मतलब कोई भी बाहर नहीं आ पाता, तो उनको बांध के भी रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बैंक निफ्टी के साथ वही तकलीफ हो रही है। वो निफ्टी जितनी बार कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बैंक निफ्टी इसको नीचे लेके आ रहा है। अच्छा, पिछली बार जब राहुल स्टूडियो में आए थे, राहुल अरोड़ा, तो मैंने उनसे ये बात की थी, तो उसमें बेसिकली 4 मेन रीजंस हैं बैंक निफ्टी के इस तरीके की अंडर परफॉर्मेंस के। नंबर 1 रीजन है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का वो जो श्रिंक होना। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर श्रिंक बहुत ज्यादा हो गया। हमने सोचा था 5-10 बेसिस पॉइंट तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि श्रिंक होंगे,
और ये हमने डिस्कस भी किया था कि सबसे बड़ा ट्रिगर आएगा एसबीआई के क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनआईएम, वो काफी ज्यादा श्रिंक हो गए। दूसरा जो था वो था अगर आप इवन देखेंगे जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो बढ़ रहे हैं इनके सबके, और इस बार तो इवन एसेट क्वालिटी भी खराब रही है एसबीआई के, स्लिपेज नंबर भी काफी खराब था, उससे एक इम्पैक्ट आया। और फाइनली अब वो जो 8-9 महीने पहले वैल्यूएशन कंफर्ट था वो यहाँ नहीं है। अब वैल्यूएशन कंफर्ट कहाँ है आपका? फार्मा में। वैल्यूएशन कंफर्ट कहाँ है आपका? आईटी में। तो कुछ पैसा बैंकों से निकलकर अब फार्मा और आईटी में जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब अब बैंक टॉप आउट हो गए और यहाँ से नहीं चलेंगे? ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मेरे ख्याल से 550-560 के बीच में एसबीआई, मेरे ख्याल से 940 से 950 के बीच में अगर आईसीआईसीआई मिल जाए आपको, 920-930 के करीब आपको फॉर एग्जांपल एक्सिस मिल जाए, और एचडीएफसी बैंक का ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, बट फॉर एग्जांपल 1640-1630 के करीब मिल जाए, मुझे लग रहा है यहाँ से फिर इन स्टॉक्स में एक सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग आएगी। लेकिन अभी के लिए इन स्टॉक्स का चलना मुश्किल है, और जब तक आप 45-200 क्रॉस नहीं करते वॉल्यूम के साथ, फोर्स के साथ, तब तक बैंक निफ्टी में ट्रेड हमें नहीं लेनी है। आज भी हमने इसके लिए सुबह इवन बैंक निफ्टी में भी ट्रेड थोड़ा सा कम ही लिया, और दोपहर में भी मैंने कम एड्रेस किया इसको। ये देखिए, इसमें ना आपका लॉन्ग में पैसा बनेगा ना शॉर्ट में पैसा बनेगा, यहाँ पैसा नहीं बनेगा आपका, कुछ टाइम के लिए नहीं बनेगा, बाकी सेक्टर्स पर फोकस करें। जी हाँ, तो ये फिलहाल थोड़ी सी फसन आती हुई निफ्टी बैंक में। चलिए इसी मोड पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही बाकी मार्केट पर भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन। चलिए, मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रक्षित, गुड आफ्टरनून। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बैंकों ने अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है, और जिस तरीके के नंबर्स रहे हैं खासतौर से एसबीआई के और बाकी बैंकों के, उसके बाद एक अंडर परफॉर्मेंस देखी है हमने। आपका क्या व्यू होगा इस समय लार्ज बैंकों को लेकर? हाँ जी, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपके चैनल में बुलाने के लिए। तो पूरे सेक्टर को एक साथ अगर ट्रेड करने का सवाल हो तो हमारा जो व्यू रहता है कि स्टॉक स्पेसिफिक, खासकर ऐसे टाइम पे जब पूरा सेक्टर 2-3-4 स्टॉक्स से काफी ऊपर खिंचा गया है पिछले 2-3 साल में, लेट्स से पूरा इंडेक्स, तो स्टॉक स्पेसिफिक ही एक जवाब है। तो जैसे कि आपने ब्रेक से पहले ठीक बोला कि शेयर प्राइसेस काफी तेजी से भागे हैं पिछले 2-3 साल कुछ चंद बैंकों के, और वहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन की जब कंप्रेशन आती है तो शायद हाई लेवरेज, साथ में थोड़ा सा एसेट क्वालिटी भी डिटीरियरेट हो रहा है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन एट द सेम टाइम इसी सेक्टर में, जैसे अगर आप हमारे फंड की एक्सपोजर को देखिए, तो हमारे पास कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में, और डिस्क्लेमर के लिए, हमारे फैमिली और हमारे फ्रेंड्स के पोर्टफोलियोज में और हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में कोटक है, एचडीएफसी बैंक है, और लेंडिंग इंडस्ट्री में से जैसे कि बजाज फाइनेंस है। ये वो बैंक्स हैं जो डिफिकल्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फायदा उठाते हैं कॉम्पिटिटिव मैनर में। तो जब नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेस हो रहा होगा पूरा सेक्टर का, पूरे इंडस्ट्री का, वो बैंक जो डिपॉजिट का ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज बनाए हुए हैं, वो बैंक जो कॉस्ट टू इनकम रेशियोज को ज्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं, वो बैंक जो लेवरेज को ज्यादा कंजर्वेटिव वे में खेलते हैं, इस तरह के बैंक्स ज्यादा अच्छा करेंगे। ये देखते हुए एचडीएफसी बैंक, कोटक, बजाज फाइनेंस, जो 3 हमारे बड़े लेंडिंग एक्सपोजर्स हैं, हमारे को वहां पे प्रॉफिट कंपाउंडिंग में कोई अनसर्टेनिटी दिखती नहीं है। तो सेक्टर को ना खेल के स्टॉक्स को खेलना अच्छा रहेगा। ओके, तो स्पेसिफिक स्टॉक्स पर ध्यान दिया जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर पीएसयू कंपनियों की दिशा क्या रहेगी, पीएसयू बैंकों की स्पेशली रक्षित, विद व्हाट हैज हैपेंड विद एसबीआई, और उसके बाद हमने देखा अभी भी स्टॉक लैंग्वेज कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी नंबर्स ऐसे कोई ग्रेट नहीं थे, और एक ऐसा समय आ गया था कि लोग सिर्फ पीएसयू बैंकों के पीछे भाग रहे थे। इन नंबर्स के बाद क्या एक रियलिटी चेक हुआ है, या फिर ये एक हल्का सा एबरेशन है एंड दे विल कम बैक ऑन ट्रैक? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके रिटर्न ऑन एसेट हार्डली लेट्स से 1% है, अगर आपका लेवरेज 15-20 टाइम है, उससे भी ज्यादा है, एंड लंबे टाइम तक आप कंसिस्टेंसी से लोन ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दे सकते हैं, तो एबरेशंस आते हैं जहां पे शेयर प्राइस बहुत ज्यादा भाग जाता है, फंडामेंटल्स उतने नहीं आगे गए होते। ऐसा कुछ पीएसयू बैंक्स में हमें लगता है
पिछले 1-1.5 साल में जरूर हुआ है। इसलिए पीएसयू बैंक में हमारा एक्सपोजर नहीं है। प्लस इन जनरल जब हम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो पीएसयू बैंक में हमारे को थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट भी लगता है बिटवीन हमारा इंटरेस्ट and the strategic decision making that might be done more for, let's say, broader economy and various other reasons for country being the center point. तो वहां पे इसलिए हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक में थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है कंपेयर टू पीएसयू। आपका ज़्यादा एक्सपोजर है और कन्विक्शन भी आपका वहीं पर है। रक्षित जी, फार्मा में आपका दिवीज आपकी एक बहुत अच्छी होल्डिंग भी है, काफ़ी समय से भी है। फार्मा में पुलबैक आज दिवीज लैब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी फार्मा का जो ये स्विंग अप्रैल में शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से इस पूरे बाजार की तेज़ी से पहले बिगिनिंग हुई थी फार्मा की। अभी ये कितना और चलेगा आपके मुताबिक, क्योंकि निफ्टी फार्मा इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। अभी फार्मा में आप लोगों का व्यू क्या है इस वक्त सर? तो फार्मा में देखिए देयर आर फ्यू कंपनीज जो जैसा डिवीज हमारा, आपने सही बोला, डिवीज हमारे पोर्टफोलियो में है एंड हमारा काफी बड़ा एक्सपोजर है। इनफैक्ट एक और पोर्टफोलियो में हमने डिवीज 6-8 महीना पहले ऐड किया था। तो डिवीज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रॉडर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। ब्रॉडर इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इज मोर फॉर्मुलेशंस, जहाँ पे आप अमेरिका में दवाई बना के बेचते हैं। प्रॉब्लम विद दैट इंडस्ट्री इज दैट आज से 8-10 साल पहले तक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर होता था यहाँ पे लीडिंग कंपनीज का। बट जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इवॉल्व हुआ है, जिस तरह से रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अमेरिकन रेगुलेटर का इवॉल्व हुआ है, उस के तहत प्राइसिंग पावर थोड़ा सा कम हो गया है पिछले, पर्टिकुलरली आई वुड से पिछले 5 सालों के अंदर, 2017-18 ऑनवर्ड्स। उसके कारण हमारा फार्मा में एक्सपोजर बहुत ही चंद सेक्टर्स में है। डिवीज इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दैट। डिवीज ऐसे इंग्रेडिएंट्स बनाता है, एपीआई एंड कुछ सीडीएमओ जो आउटसोर्स्ड, लेट्स से पेटेंटेड ड्रग जैसी चीजों का आउटसोर्सिंग, वहां पे डिवीज का जो प्राइसिंग पावर है विद बिग फार्मा, क्योंकि डिवीज बड़े तादाद की प्रोडक्ट एज इनपुट इनटू बिग फार्मास फॉर्मुलेशंस प्रोवाइड कर पाता है लार्ज स्केल में, हाई क्वालिटी पे, लो कॉस्ट पे, ऑन टाइम, विद द ट्रस्ट बिल्डिंग। ये इनका मोट है। इनका मोट ज्यादातर ब्रांड मार्केटिंग टाइप का नहीं है, इनका मोट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्केल एफिशिएंसीज का है। वो वाला मोट बहुत डिफिकल्ट है किसी और से कॉपी कर पाना। इसीलिए लास्ट ईयर जब डिवीज गिरा, क्योंकि मोलनोपिराविर जो ड्रग बिका था कोविड के दौरान, वो बिकना बंद हो गया एक बारी कोविड चला गया तो इसलिए डिवीज का शेयर प्राइस गिरा। लेकिन वो ड्रग एक रीजन नहीं था डिवीज को खरीदने का हमारे पोर्टफोलियो में। इसलिए जब शेयर प्राइस गिरता है ऐसे केसेस में, तो हमने डिवीज पे अपना एक्सपोजर डबल कर दिया था करीब दिसंबर 2022 में। तो डिवीज पे हमारा काफी कन्विक्शन हाई है और स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न भी दिखाया, करीब 6 महीनों में 42%, और आज फिर ऑफ कोर्स इसमें पंख लगते हुए। रक्षित, ये बताइए, ये न्यू एज कंपनियों में आपका कुछ एक्सपोजर है क्या? जोमेटो के नंबर्स के बाद स्टॉक अब जो 100 के ऊपर आ चुका है। दूसरी तरफ हमने पेटीएम के फाउंडर की तरफ से आज जो मूव देखा कि ओसीडीज एंड फाइनेंशियल को इशू करेंगे, अपना हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। ये इस तरह के मूव्स पर क्या टिप्पणी होगी? क्या एक्सपोजर शुरू कर रहे हैं, लिया है, या बिल्कुल नहीं है? देखिए, सबसे पहली चीज, फ्यूचर में डिसरप्शन होती रहेगी, इसलिए न्यू बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट करके किसी का भी पैसा बनेगा। नाउ मजे की बात यह है कि इट इज नॉट ऑलवेज द केस कि न्यू बिजनेस एकदम न्यू कंपनी ही ला सकती है, पुरानी कंपनी न्यू एज डिसरप्टर नहीं बन सकती। ये गलत है। इसलिए काफी हद तक फिनटेक में बजाज फाइनेंस से बेटर फिनटेक नहीं है, होम डेकोर में एशियन पेंट से बेटर होम डेकोर नहीं होगा। ये व्यूज लेते हुए बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स एज न्यू एज डिसरप्टर्स हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे क्लाइंट्स के, हमारे फैमिली के पोर्टफोलियो में हैं। लेकिन
कुछ कंपनियां जरूर ऐसी हैं जो न्यू एज डिसरप्टर्स बन के आ रही हैं और वो मार्केट शेयर लेंगी। वहां पे जो ध्यान में रखने वाली बात है कि क्या ये कंपनियों की कैपिटल एलोकेशन लंबे टाइम तक अच्छी रहेगी, क्या ये कंपनियां कैश बनाएंगी, प्रॉफिट बनाएंगी। नॉट ओनली will they disrupt the revenue market share, they will also disrupt the profit market share। क्या ऐसा करेंगे कि नहीं, ये सारा कॉल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कॉल लेने के बाद हमारे पास बहुत छोटा सा यूनिवर्स रह जाता है जो हमारे कवरेज यूनिवर्स में है न्यू एज डिसरप्टर्स में से। और होल्डिंग पोर्टफोलियो में जोमैटो नहीं है, लेकिन एज ए वेंचर कैपिटल हमारे पास इन्फो एज है हमारे होल्डिंग पोर्टफोलियोज में। बट बियॉन्ड दीज 1 or 2 कंपनीज न्यू एज डिसरप्टर्स में से या तो हमारे को गवर्नेंस का चैलेंज लगता है कुछ कंपनियों में जब हमने देखा बॉटम अप, या हमें उनकी कैपिटल एलोकेशन में चैलेंज लगा टू जनरेट प्रॉफिट्स, कि वो सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट देके कस्टमर उठा रही हैं लेकिन कभी शायद पैसा ना बना पाए, हमें अभी तक विश्वास नहीं आया। इसलिए ज्यादातर न्यू एज डिसरप्टर्स हमने अवॉइड किए हैं। ओके यतिन, सॉरी रक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यतिन मेरे दिमाग में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं अभी यतिन से ही कुछ बातचीत कर रहा था, ये जो फ्लैशेस आ रहे हैं उसको लेकर। ये हजता जब पिछली सेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैं और यतिन दोनों थे वहाँ पर, और हमने एक सवाल पूछा था कि कुछ स्टॉक्स जो हैं वो F&O में क्यों नहीं है या फिर क्यों हैं, मतलब अगर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को अगर वो मीट करते हैं तब हैं, और कुछ स्टॉक्स जो हैं वो शायद क्राइटेरिया को अब मीट ना करते हो फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हमारा सवाल एक्चुअली डी मार्ट को लेकर था। बहुत सिंपल सवाल था हमारा कि अभी तक F&O में कैसे नहीं आया, अभी तक F&O में कैसे नहीं आया। अगर तो सारे क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो फिर क्यों नहीं आया वो F&O में। तो उस दिन मुझे एक्चुअली ये एक उस समय बोला गया था ऑफ द रिकॉर्ड कि इस पर कुछ ना कुछ बातचीत होगी, और अब जो निकल कर आ रहा है कि अब अगला कोई भी जब भी स्टॉक आएगा F&O में वो सारे के सारे रिन्यू होंगे, जो मतलब जो क्या कहते हैं उसको क्राइटेरिया है वो रिन्यू होंगे, और उसकी एक बार समीक्षा होगी। उसके बाद या तो कुछ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं वो बाहर होंगे या कुछ जो नए स्टॉक्स आने हैं वो आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था कि एक इतना बड़ा स्टॉक जो सारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है आपके, उसके बाद भी वो F&O में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारी जब भी बात होती थी एक्सचेंज से, तो एक्सचेंज हमेशा बोलते थे कि देखिए हमारी तरफ से एक लिस्ट जाती है, उसके बाद वो सेबी के पास होता है वो अप्रूव करना है नहीं करना। और ऑब्वियसली जो सेबी की एक पोजीशन रही है कि नहीं वो एक्सचेंजेस का ही काम है, तो ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन अब हमने एक सवाल ये पूछा था कि अगर कोई स्टॉक F&O के क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो फिर वो क्यों F&O में शामिल नहीं है। और ये उस दिन हमने एक सवाल पूछा था, और मेरे ख्याल से वो अगर हम कोशिश करेंगे, थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि वो आपको आर्काइव से वो बाइट निकाल कर अगर हम सुना पाएँ जो हमने सवाल पूछा था। लेकिन ज़रूरी है कि ये जो स्टॉक्स में एक थोड़ा सा एक चल रहा था कि जैसे डी मार्ट तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसके अलावा भी आप देखें तो और एग्जाम्पल्स होते हैं। मैंने एक इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या मेन क्राइटेरिया होते हैं। इसमें 4 मेन क्राइटेरिया होते हैं बेसिकली जो F&O में इंक्लूजन के लिए चाहिए होते हैं। तो 4 मेन सवाल होते हैं उसमें F&O में इंक्लूजन के लिए। उसमें एक जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि जो आपकी कंपनी है उसका ऑर्डर साइज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो जो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं उसमें एक जो मार्केट कैप है वो टॉप 500 में होना चाहिए। डी मार्ट की रैंक फॉर एग्जांपल 15, निफ्टी के 35 स्टॉक्स से ज़्यादा ऊपर डी मार्ट है, ठीक है। उसका मार्केट कैप ITC, लार्सन एंड टूब्रो जैसे स्टॉक से भी ऊपर है। उसके बाद जो दूसरा क्रेडिट था वो जो मैंने कहा था मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, मतलब बेसिकली अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसमें कितना इंपैक्ट आना चाहिए उसकी इंपैक्ट कॉस्ट पर, वो होता था। तीसरा होता था कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, या कि 20% ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है 20% ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप एटलीस्ट 500 करोड़ होना चाहिए। उसमें भी फॉर एग्जांपल डी मार्ट उससे बहुत ऊपर था, कोई मतलब चांस ही नहीं है कि वो उसमें उसको क्राइटेरिया को मीट ना करता हो। और एक चौथा जो क्राइटेरिया होता था कि एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़, और डी मार्ट के केस में वो 45 करोड़ के एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम रही है। तो इसके हिसाब से एक जनरल एक सवाल था
तो अब ये सेबी के एनुअल रिपोर्ट में आया बाय द वे, पहले एक एजेंसी से खबर आई थी, उसके बाद फिर हमने चेक किया कि ये कहाँ से आया, तो पता चला कि और ये अभी कुछ ही देर पहले आज ही आई है सेबी की एनुअल रिपोर्ट। सेबी की एनुअल रिपोर्ट में आज वो एजेंसी ने पढ़ के उसको डाला होगा। मैंने वो एनुअल रिपोर्ट खोली है, वो एनुअल रिपोर्ट पढ़ा है मैंने, उस एनुअल रिपोर्ट में ये लिखा था एग्जैक्टली, और इसके बाद ये आया। तो मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ कि एक हमने सवाल पूछा था और उसके ऊपर एक हुआ है। मुझे उस दिन बोला गया था वैसे कि इसके ऊपर काम होगा डेफिनेटली, और चलिए अच्छा है, मतलब हमने एक सवाल रेज किया क्योंकि इंपॉर्टेंट था सवाल, रेज किया और उसके ऊपर मेरे ख्याल से इम्पैक्ट आ रहा है। चले, तो एनुअल रिपोर्ट में साफ कहा गया है जो भी एफएनओ के शेयर इंक्लूजन होते हैं उन सभी मानकों की समीक्षा की जाएगी, और उसके बाद दरअसल सेबी डिसाइड करेगा कि क्या वो क्राइटेरिया हैं जिस पर दरअसल आगे इंक्लूजन्स या फिर एक्सक्लूजन्स होंगे। और हम आपको बता दें, आई थिंक 24 जुलाई को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेबी की, जहां पर अनुज यतिन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, और ये सवाल दागा गया था कि आप किस बेसिस पर कुछ शेयरों को बाहर ही रह रहे और वो हिस्सा नहीं बन रहे, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में दरअसल सेबी के एनुअल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हम कुछ मानकों की समीक्षा करने वाले हैं, और ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव माना जाना चाहिए लार्जली पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे बाजार के। नहीं बिल्कुल, ये मतलब जरूरी भी है ना, क्योंकि आप इतने समय से कुछ क्राइटेरियाज बने हुए हैं, और देखिए मार्केट क्या है हर्षिता, मार्केट इवॉल्व होती रहती है, मार्केट रोज इवॉल्व हो रही है, तो आपके रोज नए नए स्टॉक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, और कोई रीजन नहीं है कि पेटीएम और जोमेटो अब तक एफएनओ में ना आने चाहिए थे अब तक। क्या रीजन है कि नहीं आ रहे? क्योंकि सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं ये भी। अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी वॉल्यूम्स, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, ये एक समय तो था जब मुझे याद है, मुझे अब कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, एक कंपनी थी, वो इकलौती कंपनी थी जिसकी लिस्टिंग एक साथ हुई थी कैश और एफएनओ में। अब जैसे बहुत बड़े स्टॉक्स हैं, उनकी तो लिस्टिंग भी कैश और एफएनओ में, मेरे को लगता है कि साथ होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई इसमें रीजन ही नहीं कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा अब इतने बड़े बड़े स्टॉक्स आ चुके हैं, पिछले साल की जो लिस्टिंग वाले इतने बड़े बड़े स्टॉक्स थे, वो सारे के सारे एफएनओ में होने चाहिए। और मेरे ख्याल से एक प्रॉपर अगर इसका एक मैकेनिज्म बनेगा, तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि वो इम्पैक्ट आएगा कि सारे के सारे स्टॉक्स ये एफएनओ में आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, ये दो तो नाम मैं गिन देता हूँ कि ये क्लियरली सारे ये मीट करेंगे, जोमेटो और ये वाला तो अपना पेटीएम। तो हालांकि उसमें ये हो सकता है कि अभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है ये कंपनी, तो शायद एक क्राइटेरिया अब तक तो नहीं है वैसे कि प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर वो क्राइटेरिया होगा तो अलग बात है, वरना अभी तक तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं। उसके अलावा भी कई ऐसी बड़ी बड़ी लिस्टिंग हुई हैं पिछले 2 साल में जो एफएनओ में नहीं इंक्लूड हुई हैं। खुद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे लगता है कि वो भी एफएनओ में इंक्लूड होना चाहिए। तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं, मेरे ख्याल से मैं 10-12 नाम गिना सकता हूँ जो आज की डेट में एफएनओ में होने चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अब वोडाफोन आइडिया है फॉर एग्जांपल। वोडाफोन आइडिया क्यों है अब तक एफएनओ में? क्या रीज़न है वोडाफोन आइडिया में कि वो वोडाफोन आइडिया अब तक आपने उसको एफएनओ से नहीं निकाला है? उसकी इम्पैक्ट कॉस्ट ही इतनी आ जाती है वो, क्योंकि एफएनओ के स्टॉक्स में 5 पैसे का तो मिनिमम आपका बिड एंड आस्क का ऑफर है। तो अभी 8.45 पर अगर वो चल रहा है, आप उसको लेने जाएंगे तो 8.5 में मिलेगा, बेचने जाएंगे तो 8.40 रुपये बिकेगा। 10 पैसे तो आपके दोनों साइड ऐसे ही निकल गए। ये स्टॉक अभी भी एफएनओ में क्यों है? अगर कोई इसका जवाब दे सके। टेक्निकली एमआरएफ जैसा स्टॉक का मैंने इसमें नहीं होना चाहिए एफएनओ में, क्योंकि 1,10,000 का वो स्टॉक है। अब आप उसका पहले एक रूल होता था कि कम से कम 150 शेयर का लॉट साइज होगा एफएनओ में, पहले एक रूल होता था, लेकिन फिर वो रूल चेंज करना पड़ा था एमआरएफ जैसे स्टॉक्स में, क्योंकि 150 तो हो ही नहीं सकता, 150 इंटू 1.5 लाख कितना हो जाएगा। तो उसका लॉट साइज चेंज करके 10 शेयर का कर दिया। अब 10 शेयर के लॉट साइज की कोई मायने नहीं है, क्योंकि अब ये 10 शेयर पे भी 10 लाख से ऊपर का इसका लॉट साइज हो गया। अब आप इसको क्या अगर 6 लाख पे लाने का 6 शेयर का लॉट साइज कर देंगे? नहीं कर सकते ना 6 शेयर का लॉट साइज फॉर एग्जांपल। तो मुझे लग रहा है कि ये सब एक बार चीजें होंगी और इस पर एक एक्शन होगा, ये अच्छी चीज है मेरे ख्याल से। चलिए, तो एक बड़ी डेवलपमेंट, और आप कह सकते हैं सीएनबीसी आवाज का इम्पैक्ट, क्योंकि हम ही ने मुद्दा उठाया था और उसका कॉग्निसेंस लिया है दरअसल सेबी ने, और सेबी कह रहा है कि एफएनओ सेगमेंट के शेयरों के जो मानक है, जो क्राइटेरिया है, उसकी वो समीक्षा करेंगे और उस पर आगे होपफुली जल्द ही वो अपडेट आता हुआ नजर आएगा। चलिए, इस बीच मार्केट पर वापस लौटते हैं और 78 पॉइंट स्थिर है आपके लिए निफ्टी बैंक डे लो से रिकवर कर पाया है, ये एक अच्छी चीज है। तो 845 के आसपास आता हुआ 33 अंकों की गिरावट यहां पर। फटाफट से BTST STBT के ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावासा बताइए, तेजी या मंदी, क्या करेंगे? तेजी। स्टॉक होगा इंफोसिस, ट्रेड करे 1392, स्टॉप होगा 1385 का बस इंफोसिस में।
मेरे ख्याल से ये 1410 1420 ये एक जोन है, वहां तक जा सकते। इन्फोसिस ओके, इन्फोसिस, गाबा सर की कॉल। अच्छा, एक बार इन्फोसिस में बाकी कॉल्स नो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉल एक्चुअली। इन्फोसिस का एक बार जरा 1 महीने का चार्ट लेकर आइए। और अब देखिए वो इन्फोसिस ने जो रिजल्ट के बाद जो डिक्लाइन दिखाया था, वो जो गैप क्रिएट किया था, वो जो उसके बाद से इसमें स्टॉक में करीब करीब अच्छी रैली बन चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक में अब लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? और मुथूट फाइनेंस को लेके जाएंगे अनुज जी। यहाँ पर हमें एक ट्रेंड ब्रेकआउट देखने को मिला है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी 1352 1352, ये फ्यूचर्स लेवल है। तो 1352 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं 1390 1390 के टारगेट के लिए। ओके, इन्फोसिस हो गया, उसके बाद हो गया मुथूट फाइनेंस। राजेश सतपुते जी, आप क्या कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र देखिए, मैं एसबीआई लाइफ को लेके जाऊंगा। एसबीआई लाइफ में 1300 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, 1300 पे कॉल राइटर खड़ा था, तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होगा। 1340 का इसका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा आपका 1290 का। ओके, तो ये फिलहाल एसबीआई लाइफ पर एक व्यू। राजेश पालवे, आपका ट्रेड? फार्मा स्पेस से बायोकॉन को यहाँ पे बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे देखें तो आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला, और टेक्निकली भी देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी डेली सेटअप पे बनते हुए दिख रहा है। आज स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बायोकॉन में हम यहाँ पे टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीटीएसटी के, वो आना चाहिए 272 275 के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 258 के आसपास। तो बायोकॉन फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। बायोकॉन बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। 2 स्टॉक्स कौन से हैं आज रेडार पर? यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज रेडार पे हैं, उनमें सबसे पहले है पीआई इंडस्ट्रीज। कंपनी इस हफ्ते अपने अर्निंग्स देने वाली है, और जिस हिसाब से इन्होंने रिसेंटली एक्विजिशंस और बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, उससे शायद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ अच्छी आने की उम्मीद पे डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की ट्रेड और 1-2 दिनों की पोजिशनल ट्रेड की बातें कर रहे हैं 3850 से लेकर 3900 रुपये के टारगेट के साथ। और काफ़ी सारे एचएनआई डेस्क पे आज पीआई इंडस्ट्रीज के शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही। तो ये एक स्टॉक है जहां डीलर्स ट्रेडिंग पोजीशंस बना रहे हैं। इसके अलावा वोल्टास मार्क्ड अंडर परफॉर्मर है, लेकिन पिछले 2-4 दिनों से यहाँ ओपन इंटरेस्ट में अच्छा एडिशन देखने को मिल रहा है लॉन्ग्स की तरफ। और डीलर्स की अगर आप माने तो पोजिशनली 20 से 30 रुपये की अपटिक इस पर्टिकुलर काउंटर में डीलर्स को दिखती है। ऑब्वियसली नतीजे भी बहुत ही सून एक्सपेक्टेड हैं, और उसके पहले पहले डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो दोनों वोल्टास और पीआई इंडस्ट्रीज पर डीलर्स बुलिश हैं। ओके, दोनों वोल्टास और पीआई इंडस्ट्रीज दोनों पर डीलर्स इस समय बुलिश हैं। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। मार्केट में एक बार फिर निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी की एक जिसे कहते हैं रशाकशी आप मान लीजिए। निफ्टी अगेन एट डेज हाई और बैंक निफ्टी वेरी क्लोज टू डेज लो। ये इस तरीके की डायकॉटमी आपको दिखाई दे रही है। गाबा सर, इन्फोसिस पर आपने बीटीएसटी कॉल ले लिया, एक बार जरा ओवरऑल व्यू दीजिए आईटी इंडेक्स पर। क्या लग रहा है यहाँ पर? क्या एक प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ जाने को तैयार है? अनुज जी, आपका ना ये आवाज साउंड ऑडियो क्रैक हो रहा है। गाबा सर, मैं बात कर रहा हूँ, आपने निफ्टी की बात, आपने इन्फोसिस की बात की, निफ्टी आईटी पर क्या व्यू होगा? सॉरी, निफ्टी आईटी प्रकाश सर, निफ्टी आईटी? हाँ, निफ्टी आईटी मुझे अच्छा लगता है। 30,786 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा बेस बना है 30,750 के आसपास। मुझे लगता है इसमें अप मूव ऑन है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जो भी स्ट्रक्चर आईटी का है मेरे ख्याल से बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से एक अप मूव मिलना चाहिए निफ्टी में। ये एक्चुअली आईटी का क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से एक अच्छा बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ था, वो आज भी कंटिन्यू है। बस आई कैन से जस्ट राइट द ट्रेंड, अप मूव मिलना चाहिए निफ्टी आईटी में। ओके, मिलना चाहिए निफ्टी आईटी में। अच्छा हर्षदा, अब मैं एक स्टॉक डिस्कस करूंगा, जरा एक बार आप लेकर आइए अब सिप्ला का चार्ट। इंट्राडे में सिप्ला का चार्ट लेकर आइए अब आप। और आज सुबह हमने इसको स्पॉटलाइट में डिस्कस किया था, और आज एक सुबह एक ये बोल्ड व्यू था कि आज सिप्ला में अगर आपको इस पीतमपुर प्लांट की जो ओआई है उसकी वजह से अगर नेगेटिविटी मिले तो एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और मुझे हैरानी नहीं है कि अब सिप्ला डे हाई पर बंद हो रहा है, और डे लो से जहां सुबह खुला वहां से करीब 4-4.5% की रैली। ये न्यूज़ क्लियरली नेगेटिव थी, लेकिन एक चीज़ इतनी नेगेटिव नहीं थी। दूसरी चीज़ समझिए अब इस चीज़ को, और मैं बार बार लोगों को कहता हूँ इन चीज़ों समझिए तो बहुत आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। सिप्ला में इस समय टेलविंड्स कितनी थी? यूएस की जो उनकी कमेंट्री थी बहुत पॉजिटिव थी, नंबर्स बहुत शानदार थे उनके, और प्लस
फ्राइडे को रिपोर्ट आई थी कि प्रमोटर का हिस्सा शायद ब्लॉक पे है, और अगर सिप्ला जैसी कंपनी का हिस्सा बिकेगा तो वो क्लियरली प्रीमियम पे ही बिकेगा, तो डिस्काउंट पे तो बिकेगा नहीं। तो आज एक अपॉर्चुनिटी मिली। हमेशा अच्छे सेक्टर वाले जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें अगर आपको ख़राब न्यूज़ मिले ना, वहाँ बाय कर लीजिए गैप डाउन पर, चांसेस है कि पैसा बनेगा आपका। सिप्ला में और कुछ नहीं था, आज एक थीसिस यही था कि आज गैप डाउन मिलेगा सिप्ला में, तो उसमें अगर आप बाय करेंगे तो आपका पैसा बनेगा, और 4% इंट्राडे में स्टॉक ने रैली की आज। एक बड़ी मूव आती हुई दिखाई दी है, तो होपफुली यहाँ पर एक्चुअली अनुज दो चीजें हैं। सुबह में हम कह रहे थे कि पीथमपुर यूनिट वाले मामले को लेकर वो एक नेगेटिव था, लेकिन दूसरी तरफ क्या मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर हामिद आकर अपना स्टेक सेल कर देते हैं तो वो इनफैक्ट स्टॉक को ऊपर बनाए रखेगा, क्योंकि वही बड़ा पॉजिटिव या बड़ा ट्रिगर है अगला। नहीं, मेरे ख्याल से ये काफ़ी सीरियस लग रहा है मामला, ये जो स्टेक सेल का मामला आ रहा है ना हर्षदा, ये। और सिप्ला इंडिया की ओल्डेस्ट फार्मा कंपनी में से एक है। आई थिंक हामिद फैमिली ने रियली एक जैसे कहते हैं ना ग्रेट एसेट क्रिएट किया है। और मेरे ख्याल से ये तो इंडिपेंडेंस से पहले से शायद या उसके बाद के टाइम की कंपनी है, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है लेकिन। तो खैर आई थिंक मार्केट को कुछ हद तक ये लगता है कि शायद ये डील होगी। अच्छा, एक और चीज़, सिप्ला में इतनी बड़ी रैली हुई है, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे 12 महीने चार्ट देख ले कुछ भी रैली नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले डिक्लाइन भी इतनी बड़ी आई थी। ये फार्मा शेयरों में ये भी तो कमाल है कि शेयर्स गिरे भी काफ़ी थे उससे पहले। लेकिन नॉर्मली अब आप लॉरस लैब्स देख लीजिए, एक और एग्जांपल लॉरस लैब्स। उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि नंबर्स खराब हैं लॉरस के, लेकिन उस दिन से 70 रुपये स्टॉक चल गया। क्यों चल गया? और कुछ नहीं, फार्मा में सेक्टोरल टेलविंड है और वहाँ पर अगर स्टॉक आपको सस्ते मिल रहे हैं तो आप ले रहे हैं, बस। और कोई रीज़न नहीं है इस समय इन स्टॉक्स के चलने का। ओके, तो ये फिलहाल वो काउंटर्स जो इस समय रेडार पर। अच्छा, आखिरी 7 मिनट बचे हैं। मिड कैप इंडेक्स एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आती हूँ, क्योंकि ये स्टॉक इंडेक्स करीब 206 पॉइंट ऊपर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमने देखा है सुबह से ही 1:1 के आसपास है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें जमकर खरीदारी आई है। IRFC एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, नियरली 10-11% ऊपर आपको ये काउंटर दिखाई देगा, और हर टिक के साथ IRFC में ही और तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। राजेश सातपुते, फटाफट से एक टेक चेक दीजिए और फिर वीरू के पास चलेंगे। एफएनओ में सिचुएशन क्या बदलती दिखाई दे रही है, उस पर भी एक व्यू और पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे। हर्षदा जी, देखिए IRFC का अगर आप इसका ट्रेंड देखें और चाल देखें तो पिछले 10 दिनों में ये 32-33 से लेके करीबन 50 तक का मूव तो बहुत बड़ा मूव हो चुका है। तो फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन अगर पोजीशन है तो बने रहे। मुझे लगता है कि चार्टिकली, क्योंकि यहाँ पे अनचार्टेड है तो हमें सिर्फ प्रोजेक्शन देखना है फिबोनाची, तो प्रोजेक्शन बनता है 54 का। तो कंटिन्यू द ट्रेंड, राइड करिए इसको विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 48। ओके, IRFC आपकी स्क्रीन पे और ऑलमोस्ट 50-25 पे ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, ब्रेथ को देखते हैं। क्लोज अच्छा है, और अगर आप 19,600 को भी इस क्लोज को मान के चलें तो आप कह सकते हैं कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर की एग्जैक्टली पॉइंट पे एट 9600 आप क्लोज होने की तैयारी करते हुए। बैंक निफ्टी अपने कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों के जोन्स के ठीक बीच क्लोज होता हुआ। ब्रेथ कैसी है आइए देखते हैं। इट्स 55 लॉन्ग, 55 लॉन्ग है, और करीब करीब शॉर्ट कवरिंग 71 में, 30 में यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 28 में। लॉन्ग का आंकड़ा अच्छा है, शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा अच्छा है। अगर आप इन दोनों डिजिट्स को मिला तो लगभग 126 का आंकड़ा है। दैट्स गुड, आई मीन फिर भी काफ़ी हेल्दी है ये। REC आज पहला ट्रेड था आवास का, सचिन के सौजन्य से आया था। दिवीज लैब भी सचिन का ही ट्रेड था। बायोकॉन इस क्लोजिंग में ट्रेड गया, सिंजन भी इस क्लोजिंग में ट्रेड गया, और PFC मेरे ख्याल से सुबह पिक किया गया था। इसमें लॉन्ग बिल्डअप था। शॉर्ट कवरिंग आज M&M में, शॉर्ट कवरिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया इस स्टॉक पे 4.25%। LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑलमोस्ट 6 साल की स्लोपिंग नॉर्मल चैनल से बाहर निकलता हुआ। गुजरात गैस, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर करीब 3.25%, और वोडाफोन आइडिया में यहाँ पे करीब 2% का बिल्डअप था। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ था? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। नंबर्स के बाद से अगर आप देखें स्टॉक काफ़ी पेनफुल दौर से गुजरा। सीमेंट स्पेस में इंडिया सीमेंट्स, मिड कैप सीमेंट में आदित्य बिरला फैशन, डेल्टा कॉप और बलरामपुर चीनी, इन 4-5 काउंटर्स में आज शॉर्ट बिल्डअप विजिबल था। लॉन्ग अनवाइंडिंग GNFC, और अभी बात ही हो रही थी इसके नंबर्स के बाद, और हिंदुस्तान कॉपर, ब्रिटानिया, पोस्ट अर्निंग्स, MRF और कमिंस इंडिया आज एक ज़माने बाद अपने, मेरे ख्याल से कमिंस का चार्ट पर देख ही रहा था अभी कुछ देर पहले, अपने एक क्रिटिकल लेवल को छूता हुआ 1753 पोस्ट अर्निंग्स इसमें डिप आया। आज एक बार फिर से ये अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता हुआ। एक बार चार्ट लेके आएगा मानस, ड्यूरेशन थी 23 जून 2022, यानी टेक्निकली 1.25 साल के क्लस्टर में इट्स 1, 2, 3, 4, 5
सिक्स्थ टाइम ये अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू रहा है। आपका व्यू संक्षेप में, क्या यहाँ से कोई ब्रेक पुल बैक की पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको, या फिर अगर ये क्रैक हो जाए 100 डे में तो प्रोजेक्शंस क्या होंगे? देखिए, अगर 100 डे ब्रेक होता है तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1600 रुपए है वही टारगेट होंगे। अभी तक का स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी केवल तभी करेंगे जब अब स्टॉक 1820 के ऊपर निकलेगा। ओके, चलिए बात होगी कमेंट्स की। चलिए इस क्लोज को समझते हैं, फिर हर्षिता के पास जाएंगे। और बिग वॉल पर क्लोज अच्छी है, वैसे निफ्टी की क्लोज अच्छी है। जब एक चीज़ मैं कहूँगा, अभी कुछ टाइम के लिए निफ्टी पर ही फोकस करें। आप अगर इंडेक्स में ट्रेड लेनी है तो निफ्टी पर फोकस करें, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको कोई क्लियर कट मूव नहीं दे रहा है। जिस दिन देगा बैंक निफ्टी मूव अच्छा, उस दिन बहुत शानदार मूव होगा, लेकिन उसको हम उस दिन अप्रोच करेंगे। अभी के लिए अप्रोच बहुत क्लियर है। निफ्टी में आप कैरी करें अब आप लॉन्ग पोजिशंस, और आज का लो स्टॉप लॉस लगा लें 19,524। अब अगर किस्मत बहुत ही ख़राब होगी तो ही कल हम गैप डाउन से वो स्टॉप उसके नीचे खुलेंगे, वरना होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आज यूएस मार्केट में भी ठीक ठाक ही सौदे रहने वाले हैं, और फिर कल वापस एक इस व्यू को रिविजिट करेंगे। लेकिन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम फिर रिक्लेम कर रहे हैं, और 19,600 उसके आसपास ही बंद हो रहे हैं। हम एक 19,615 620 पर बंद हो जाते तो और भी अच्छी बात होती, लेकिन ठीक है 19,598 बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक था, लेकिन मिड कैप में तेजी थी बहुत ज़्यादा, प्लस आईटी और फार्मा में लीडरशिप थी। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्लोज अच्छा है, और आप कोशिश कर सकते हैं एक बार लॉन्ग पोजीशन कैरी करने के लिए, और फिर कल सुबह उसको फिर रिविजिट करेंगे। लेकिन हर्षिता, वॉल पे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके की क्लोज रहेगी। जी हाँ, तो एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर आता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है, और सबसे मजबूत फुटिंग पर तो मिड कैप इंडेक्स आए हैं। भले ही निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा साइडवेज हो गया, 50 पॉइंट की गिरावट, तो 19,600 के ऊपर टिकने की पूरी कोशिश की, उसी के आसपास आपको दिन टिकता हुआ दिखाई देगा निफ्टी की तरफ से। लगभग 80 अंकों का इजाफा। और आज निफ्टी बैंक, जैसे हमने मेंशन किया, थोड़ा सा साइडवेज है, हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी। लेकिन आज जो परफॉर्मेंस आई है वो निफ्टी आईटी की तरफ से आती हुई दिखाई दी। 332 अंकों का इजाफा यहाँ रहा। 1% का पूरा मूव दरअसल निफ्टी आईटी ने अपने नाम किया है, और यही वजह है कि निफ्टी आपको थोड़ा सा और चुस्त दिखाई दे रहा है। टीसीएस जैसे काउंटर्स, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स, एलटीआई माइंडट्री जैसे काउंटर्स में तगड़ी खरीदारी हुई, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई। और ये तेजी सिर्फ इन दिग्गजों तक ही सीमित नहीं थी, आपका कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट जैसे स्टॉक्स भी चलते हुए दिखाई दिए, तो वहां पर भी हमने देखा मूव्स मजबूत हुए हैं आज के दिन। दूसरे कुछ स्टॉक्स जिनकी तरफ से हमने देखा है लार्जली मार्केट को कुछ सपोर्ट मिला, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आज के गेनर्स में जो दिग्गज काउंटर्स हैं उनमें M&M एक स्टॉक था जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी थी। करीब 4% के गेन्स पर कमेंट्री सुनकर स्टॉक को थम्स अप मिला। ये आज का टॉप परफॉर्मर शामिल था। लेकिन दूसरी तरफ परसों से दरअसल एसबीआई में बिकवाली की पोजीशंस कंटिन्यू कर रही थी। फ्राइडे के सेशन में हम सब जानते हैं एसबीआई का क्या क्लोज रहा। आज फिर 1% तक का कट। ब्रिटानिया की तरफ से जो खराब प्रदर्शन आया तो वहां से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ स्टॉक्स थे दिग्गजों में जिन्होंने तेजी और मंदी का खेल खेला है। लेकिन साथ ही साथ आज कुछ और काउंटर्स जो फोकस में आए वो थी न्यू एज कंपनियां। पेटीएम, जहां पर हम बात कर रहे थे कि विजय शेखर शर्मा की हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। 19.22% पर हिस्सा आएगा उनका, 6.83% भागा ये शेयर। दूसरी तरफ जोमेटो में भी जोश था, 100 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग तक हमने देखा है करीब 97 के आसपास आ टिका है। ये है फिलहाल आज की क्लोज, जहां पर निफ्टी 19,598 के आसपास आकर टिक रहा है, 80 पॉइंट की बढ़त, और निफ्टी बैंक 41 पॉइंट नीचे। फटाफट से एक नजर हीट मैप पर आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर साफ दिखेगा कि कितनी तेजी कितनी मंदी। ये सारे तेजी वाले काउंटर्स, ऑफ कोर्स फार्मा काउंटर्स और आईटी काउंटर्स एक फ्रंट फुट पर थे जहां पर तेजी की पोजीशंस रही। लेकिन ऑटो में बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स कुछ लड़खड़ाते हुए, और बैंकों में हमने देखा एचडीएफसी, एक्सिस और एसबीआई की तरफ से कुछ दबाव बना। कोटक में भी दबाव ही देखने को मिला। तो ये है फिलहाल आज का क्लोज। 19,598 पर इनफैक्ट वो फिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए फटाफट नीरज और आशीष के बीच का जो मुकाबला था उसके रिजल्ट्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आशीष ने जेन टेक्नोलॉजीज नंबर्स के आधार पर तेजी दिखाई, इथॉस नंबर्स के आधार पर तेजी में था, ऑरबिंदो फार्मा नंबर्स के आधार पर तेजी में था। खराब प्रदर्शन रेन में था और वो स्टॉक टूटा। अब आइए आप नीरज के स्टॉक्स, अच्छा नीरज का पोर्टफोलियो हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आशीष के कुछ आउट परफॉर्मर्स आपके सामने पेश जरूर हुए। ओके, चलिए खैर फिर आज का क्लोज स्ट्रॉन्ग क्लोज। बस एक बैंक निफ्टी था जो थोड़ा सा वीक था, और ब्रिटानिया भी काफ़ी वीक था। लेकिन आज क्लियरली आईटी और फार्मा, और ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों तक इन्हीं दो सेक्टर्स पर फोकस रहेगा मार्केट का।
और खासतौर से जो आईटी की आज क्लोज आई है वो काफ़ी शानदार है मार्केट के लिए, आईटी और फार्मा। बैंक निफ्टी देखते हैं चलना शुरू होगा या नहीं, लेकिन कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है वीरू। जी हाँ, तो बैंक निफ्टी पे एक बार फिर से भारी था आज एसबीआई का बुखार। बाकी देखते हैं क्या तय करेगा मंगलवार। कल सुबह फिर 6:57 पे अनुज में, हर्षदा, आशीष और नीरज